चलिए शुरू करें फिर अब। चलो चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। कंपनी लॉ के अंदर हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या नाम है उसका? प्राइवेट प्लेसमेंट। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। जरा बताओ तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ लिया? चलो अब शांति से सुनते जाओ। देखो तो कौन सा सेक्शन इसमें दिख रहा है? एक्चुअली ये मिस टाइप्ड है ना? आप इसमें बस एक सेक्शन लिखिए, सेक्शन 42 बस। ये तो प्रोस्पेक्टस का है ना, प्रोस्पेक्टस अगला चैप्टर है। आप देखोगे इसके बाद अगला चैप्टर प्रोस्पेक्टस ही आ रहा है, पब्लिक इश्यू एंड प्रोस्पेक्टस, है ना? तो पहले ये चैप्टर प्रोस्पेक्टस एंड पब्लिक इशू के साथ ही था, इसलिए वो सेक्शन दिख गया आप, है ना? आगे है ना लिखा हुआ। चलिए शुरू करें। एकदम शांति से सुनते जाना है, बहुत मजा आने वाला तुम लोगों को। चलो अब शांति से सुनो, देखते जाओ क्या क्या है। सबसे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, चैप्टर का नाम ये है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। जरा बताओ तो यहां पे हम प्राइवेट प्लेसमेंट क्या चीज का करने वाले हैं? सिक्योरिटीज का, दैट इज शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, यही सब ना। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। देखिए जब हम बोलते हैं कि हम सिक्योरिटी बेचते हैं तो वहां पर वर्ड क्या चलता है? इशू, इशू ऑफ सिक्योरिटीज या अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, है ना? एक बात बताओ, इशू या अलॉटमेंट के ऊपर कंपनी लॉ का कौन सा चैप्टर लगता है? अभी आपको पता नहीं है। कंपनी लॉ के अंदर सब मिला के कितने चैप्टर्स हैं? 29। अरे कंपनीज एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स सब मिला के? 29 है ना? अरे अपने बुक के चैप्टर्स नहीं, ये तो एनकेजी बुक के चैप्टर्स हैं। जो बेयर एक्ट है, बेयर मतलब जो पार्लियामेंट से बन के आया, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स हैं। तो देखो उसमें से ना जो चैप्टर नंबर 3 है वो किससे डील करता है? देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, है ना? तो चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो जब भी हम बात करेंगे इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज तो यही चैप्टर लगेगा। इस चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं पीएएस। क्या बोलते हैं? पीएएस। बात समझ में आ गया? अब जैसा चैप्टर का नाम होता है ऐसा ही रूल का नाम होता है। अब इस चैप्टर के अंदर जो रूल बना होगा उस रूल का नाम होगा कंपनीज पीएएस रूल्स 2014। और जैसा रूल होता है ऐसा ही फॉर्म नंबर होता है। फॉर्म नंबर जितने भी आएंगे सब आएंगे पीएस, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5। तो ये समझ में आ गया आपको? तो कंपनी लॉ के अंदर मान लीजिए आप कंपनी सेक्रेटरी हैं और आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला कि भाई हमें सिक्योरिटीज क्या करना है? अलॉट करना है। तो आप पूरा कंपनी लॉ का हर सेक्शन खंगालोगे या चैप्टर नंबर 3 में घुसोगे? चैप्टर नंबर 3 बस, क्योंकि हमें मालूम है कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 3 डील करता है किससे? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज से। अब जरा ध्यान से सुनते जाइए जो मैं बोल रहा हूं। जब इस चैप्टर के अंदर जाएंगे ना, अब जिस चैप्टर का क्या नाम है शॉर्ट फॉर्म में? पीएएस। तो इसके 2 पार्ट हैं। देखो तो पार्ट ए में कहां तक का सेक्शन है? मिला? और जो पार्ट बी है उसके अंदर बस एक ही सेक्शन है। बोलो कौन सा? किसके ऊपर है? बात समझ में आ गया? तो ये जो पीएएस नाम का चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए डील करता है पब्लिक इशू से और पार्ट बी डील करता है प्राइवेट प्लेसमेंट से। 2 ही मोड होते हैं सिक्योरिटीज को बेचने के, या तो पब्लिक इशू होता है या प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है इसे मैं बताने वाला हूं अभी। पहले आपको ये समझ में आ गया? तो आपको मैंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बता दिया कि जब भी प्रोस्पेक्टस मतलब पब्लिक इशू, अरे पब्लिक इशू में तो प्रोस्पेक्टस यूज होता है। प्रोस्पेक्टस बोलने का मतलब क्या है? पब्लिक इशू, है ना? या तो पब्लिक इशू के थ्रू सिक्योरिटीज को अलॉट किया जाता है या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। तो चाहे वो पब्लिक इशू हो या प्राइवेट प्लेसमेंट हो, दोनों चलता है चैप्टर नंबर 3 से। क्योंकि चैप्टर नंबर 3 ही किसके ऊपर है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, है ना? पूरा क्या नाम है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीएएस। तो जल्दी बताइए चैप्टर 3 का क्या नाम है? पीएएस। पीएस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2। पार्ट ए डील्स विथ पब्लिक इशू, कहां से कहां तक है सेक्शन? 24 से 41। और पार्ट बी
सेक्शन नंबर 42 डील्स ओनली विद व्हाट, प्राइवेट प्लेसमेंट, याद रहेगा, है ना। अब ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, तो ये इस तरीके से बटा हुआ है। एक सेक्शन 23 भी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, सेक्शन 23। सेक्शन 23 में बस बातें की जाती है कि कंपनी चाहे तो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी कर सकती है, और कैसे कैसे कर सकती है वो बताया गया। अभी हम पढ़ेंगे उसको, चिंता नहीं करना है। तो आप बोलने के लिए बोल सकते हैं कि ये जो पीएस चैप्टर है ये 23 से 42 तक चलता है। कहाँ चलता है, 23 से 42 तक हम सारे सेक्शंस पढ़ जाएंगे, ठीक है। ये चार्ट तुम्हारे बुक में बना हुआ है, देखो बना हुआ है। चलिए जी, याद रहेगा। क्यों लेट क्यों हो जाते हो, क्यों डेली डांट गुस्सा दिलवाते हो, मतलब डेली गुस्सा दिलवाने का कोई ना कोई बच्चा कॉन्ट्रैक्ट लेके रखता है। कल तुम लेट आना, आज हम लेट आएंगे, परसों कोई और लेट आएगा। नीतीश कुमार जायसवाल को बर्बाद करके छोड़ना है, इसको जीने नहीं देना है। जब भी मैं टाइम पर आने की कोशिश करता हूं ना क्लास में, एकदम 11 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, तुम लोगों को सोचता हूं और मुझे लगता है कोई होगा ही नहीं, ये हालत। चलो जो बच्ची लेट आई है ना, वहां से उठो, यहाँ पे आओ, यहाँ बीच में आओ, यहाँ पे कुछ तो पेनल्टी पनिशमेंट होना चाहिए। आई है और देख रहा हूँ एकदम अपने दोस्त के गोद में बैठ गई है जाके, जो बगल में बैठी हुई है, क्या नाम है, नाम भूल गया उसका, हैं, किम उसके लिए सीट रखी हुई थी ना, तुम ही दोनों सीट पर बैठ गई थी। अच्छा, मैंने देखा है एकदम किम उसको अपने बगल में, आओ आओ तुम्हारे लिए रजिस्ट्री करके रखा है मैंने। और एक और कौन है खतरनाक क्रांतिकारी जो आया लेट, अच्छा चलो पीछे बैठा हो, वहां तुम्हारे दोस्त वोस्त तो नहीं है ना, कोई खाली है ना, हाँ तो ठीक है। चलो पहले ये समझ में आ गया, तो जल्दी बताइए इस चैप्टर के अंदर हम प्राइवेट प्लेसमेंट तो पढ़ने वाले हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब सेक्शन नंबर 42, लेकिन 42 किस चैप्टर में है, चैप्टर 3 के पार्ट बी में। पहले ये समझ में आ गया। अगर आप आईसी मतलब वो देखेंगे ना पूरा जो बेरेट देखेंगे, तो बेरेट में आपको सारा ये दिखेगा। चलिए सेक्शन नंबर 23 आपको दिख नहीं रहा था ना, 23 बताता हूँ क्या है। ये जो चार्ट में बनाने जा रहा हूँ ना, अब एक और चार्ट, ये 23 है। बाकी ये भी बता दिया था, इस चैप्टर के ऊपर जो रूल बना उस रूल का नाम कंपनीज PAS रूल्स 2014, और जो फॉर्म्स आएंगे उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, PAS कहीं लिखा रहे तो समझना कंपनीज PAS रूल है। कंपनी PAS रूल है, इसका मतलब वो 23 से 42 के बीच के सेक्शंस का वो काम होगा, है कि नहीं। सेक्शन तो सब्सटेंटिव बात करता है, रूल जो होता है वो प्रोसीजरल बात करता है ना। तो 23 से 42 मेन बात कह के छोड़ देगा, लेकिन उसके ऊपर प्रोसीजरल चीजें कौन देगा, रूल्स। तो जैसा चैप्टर का नाम होता है वैसा ही रूल का नाम होता है, जैसा रूल का नाम होता है ऐसा ही फॉर्म का नाम होता है। तुम्हारे सामने दिख रहा है पूरा ही, है ना। चलो अब एक चार्ट बनाने जा रहा हूं। ये जो चार्ट है ना, ये है सेक्शन नंबर 23। ये क्या है, सेक्शन नंबर 23। तो 23 तो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है इस चैप्टर का। किस चैप्टर का, PAS। अब मैं PS बोलूंगा, याद रहेगा ना तुम लोगों को, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आइए, आप लोग को याद होगा कोई भी कंपनी अपने सिक्योरिटीज किन को बेच सकती है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। दूसरा बोलो, टू द एम्प्लॉइज। तीसरा बोलो, यही कहानी है ना। अब ध्यान से सुनते जाएंगे, शांति से एकदम सुनते जाओ, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग का मतलब आपके कंपनी में जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को आप फिर से शेयर्स दे रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसके अंदर दो इवेंट होते हैं, राइट इशू एंड बोनस इशू। ये तो अलग ही दुनिया है, इसको डील नहीं करेंगे हम कंपनी PAS में। अगर आपको याद हो, यहाँ पे कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल चलता है, पढ़ा चुका हूँ तुम लोग को, राइट इशू बोनस इशू पढ़ा चुका हूँ। वहाँ पे कौन सा रूल चलता है, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल। फॉर्म नंबर क्या चलते हैं वहाँ, SH। ये सब कहानी है ना। चलिए, टू द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी, इसके अंदर आप जानते हैं या तो सर्टिफिकेट देते हैं या क्या देते हैं आप, ESOP। ये भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बाहर के लोगों को जब शेयर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल का मतलब आपने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या एम्प्लॉइज के ऊपर किसी बाहर वाले को प्रेफर कर दिया। तो अब जो थर्ड कैटेगरी में मैं जा रहा हूँ शेयर देने, किसको देने जा रहा हूँ, टू द आउटसाइडर। अब आउटसाइडर को शेयर देने का दो तरीका हो सकता है। एक तो आउटसाइडर में आपने कुछ लोगों को शेयर्स दिया, कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों को पकड़ा, उससे बात किया, उसको शेयर दे दिया, तो उसको कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट, है कि नहीं। और मालूम चला हमने क्या किया एग्जैक्टली,
पूरे पब्लिक इशू ही ला दिया। पब्लिक इशू का मतलब हमने किसी को सेलेक्ट वेलेक्ट नहीं किया, पूरे भारत में ही एडवर्टीजमेंट कर दिया, प्रचार कर दिया, प्रसार कर दिया। अब बोला कि भाई अब हम अपना शेयर बेचना चाहते हैं, जिसको लेने का मन हो शेयर्स के लिए अप्लाई करो। तो उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली हम? पब्लिक इशू। तो देखो तो प्राइवेट प्लेसमेंट कहाँ फॉल कर रहा है इस पूरे चार्ट में? यही है ना, यही है ना। अब ध्यान से सुनते रहना, जो मैं बोल रहा हूं एकदम शांति से सुनते रहना, ठीक है? ध्यान सुनिए। अगर इसी चार्ट से मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्राइवेट प्लेसमेंट में किसको शेयर दिया जाता है, तो क्या बोलोगे? सर आउटसाइडर को। आउटसाइडर का मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, जो हमारा एम्प्लॉयज नहीं है। क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर दोगे वो तो राइट इशू कहलाएगा या बोनस इशू कहलाएगा। राइट इशू में शेयर डिस्काउंट पर देते हैं, बोनस इशू में तो मुफ्त में दे देते हैं। एम्प्लॉय को दोगे या तो स्वेट इक्विटी शेयर्स माना जाएगा या इसॉप का इवेंट माना जाएगा, है ना। तो जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो ना वो राइट इशू है, ना वो बोनस इशू है, ना वो स्वेट इक्विटी है, ना वो इसॉप है और ना वो पब्लिक इशू है। नहीं समझ में आया? तो जो देखो सब मिला के कितने मोड दिखाया? 1 2 3 4 5 6। तो जो 5 नहीं है वो छठा है। मतलब जो राइट इशू नहीं है, जो बोनस इशू नहीं है, जो स्वेट इक्विटी नहीं है, जो इसॉप नहीं है, जो पब्लिक इशू नहीं है, वो क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि अजीब बात कर रहे हैं। ये अजीब नहीं कर रहे हैं, जब सेक्शन का डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो यही डेफिनेशन दिया हुआ है। तो चलिए रुको, इस चार्ट में सब कुछ है। पहले बताओ इस चार्ट को देख के बताओ प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है। सर प्राइवेट प्लेसमेंट में हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को देते हैं, पर जो लोग हैं वो आउटसाइडर हैं, मतलब नए लोग हैं। क्या है? नए लोग हैं। वो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, हमारे एम्प्लॉय नहीं है, आउटसाइडर है। पर आउटसाइडर में भी चुन चुन के दे रहे हैं, आपसी बातचीत करके दे रहे हैं, 1 to 1 अरेंजमेंट। पब्लिक इशू नहीं ला रहे हैं, ओपन इन्विटेशन नहीं है, प्रोस्पेक्टस नहीं है। नहीं समझे? अरे ओपन इन्विटेशन दे दूंगा तो प्रोस्पेक्टस कहलाएगा ना, और प्रोस्पेक्टस का मतलब पब्लिक इशू। तो सर ये ओपन इन्विटेशन नहीं है, आउटसाइडर को दे रहे हैं पर चुन चुन के दे रहे हैं। जैसे आपको कैसे चुनेंगे? सर डायरेक्टर के भाई को दे दिए। डायरेक्टर का भाई, डायरेक्टर अपने भाई को तो जानता है, लेकिन कंपनी के लिए तो आउटसाइडर ही है। आउटसाइडर नहीं हुआ, डायरेक्टर का भाई थोड़ी कंपनी में कुछ भी है, वो तो कुछ भी हो सकता है। कंपनी सेक्रेटरी के बहन को दे दिया, है कि नहीं? मालूम चला कंपनी सेक्रेटरी 4 इन्वेस्टर को खोज के लाया। ऐसे ही लोग ना, ये सब आउटसाइडर हैं, लेकिन ये पब्लिक इशू नहीं है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट समझ में आया तुमको? पहले बताओ, बोलो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? सर प्राइवेट प्लेसमेंट में हम आउटसाइडर को शेयर देते हैं, पर सर आउटसाइडर में हम ओपन इनविटेशन नहीं देते हैं, पब्लिक इशू नहीं लाते, 1 to 1 अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? 1 to 1 अरेंजमेंट। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, चुनते हैं, उनको ऑफर करते हैं, वो हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनको शेयर्स अलॉट कर देते हैं। बात गुपचुप तरीके से ये काम होता है, दुनिया को पता चलता नहीं है। पब्लिक इशू में दुनिया को पता चलेगा, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट नाम से क्या लग रहा है? गुपचुप ढंग से हो रहा है ना? बात समझ में आ गया? गुपचुप किसको बोलोगे? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया गुपचुप। अरे जब सिलेक्ट करने लगते हो तो गुपचुप हो गया ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए आप। तो एग्जाम में मत लिख देना गुपचुप तरीके से, है ना। कुछ लोग जो यूपी, ईस्टर्न यूपी और बिहार से बिलोंग करते होंगे, झारखंड से, उसको गुपचुप याद आ गया होगा। तुम लोग जानते हो गुपचुप किसको कहते हैं? तुम लोग को नहीं पता है? गोलगप्पे को कहते हैं जी। अब कुछ लोगों को गोलगप्पा भी नहीं मालूम है। पानी पूरी, कुछ लोगों को पानी पूरी भी नहीं मालूम। वाटर बॉल्स, वाटर बॉल्स ही बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में। तो देख लीजिएगा भाई आप लोग, मतलब है कि नहीं। तो ईस्टर्न यूपी में चले जाएंगे या बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल तक, है ना, कहीं फुचका भी बोलते हैं। तो देखो भाई एक पर एक सब है, सब यहाँ पर हर जगह से। हमारा मतलब हमारे क्लास में बस साउथ इंडिया को छोड़ दो, बाकी पूरा इंडिया मिल जाएगा यहाँ। कि साउथ इंडिया भी है कोई? है पानी के बतासे, बतासे, चलो हो गया। ऑमलेट भी बोलते हैं। कहाँ, कौन है भाई? इंडिया के बाहर ही होता होगा ये। गोलगप्पे को ऑमलेट कब से बोलने लगा भाई? अच्छा ये चार्ट उतारने की जरूरत नहीं है, ये चार्ट आपके बुक में प्रिंटेड है, बुक में प्रिंटेड है, चेक करो, है ना। चलो रुको रुको, अब एक काम करता हूं और सेक्शन नंबर 23 है ना ये, सेक्शन नंबर 23, इतना तो लिख ही लो, कम से कम इतना काम तो करो। लिख लिया। चलो अब मैं तुम लोग से पूछना स्टार्ट करता हूं। जानते हो अब हम लोग शेयर कैपिटल के लास्ट में चल रहे हैं, ऑलमोस्ट शेयर कैपिटल खत्म है। अगला चैप्टर के बाद शेयर कैपिटल खत्म हो जाएगा। डेट कैपिटल तुम्हारा हो ही गया हो सैटरडे संडे रूट से, कितना बढ़िया हो। उधर से डेट कैपिटल हो गया, इधर से शेयर कैपिटल हो गया, दोनों ने। तो ये बड़ा लंबा चलना था यार ये। आइए, अच्छा राइट इशू कौन ला सकता है? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या प्राइवेट कंपनी ला सकती है? यस। पब्लिक इशू, सॉरी राइट इशू क्या पब्लिक कंपनी ला सकती है? यस।
तो ये दोनों ला सकती है। बोनस इशू प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक कंपनी भी। ये जो स्वेट इक्विटी है ये प्राइवेट भी पब्लिक भी, इसॉप प्राइवेट भी पब्लिक भी। पब्लिक इशू ओनली पब्लिक, पब्लिक इशू से पब्लिक कंपनी ला सकते, ओनली पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट भी और पब्लिक। बात समझ में आ गया? अच्छा, पब्लिक के लिए अगर हम देखेंगे तो 6 रूट है, पर प्राइवेट के लिए देखेंगे तो सिर्फ 5 है। बोलो क्यों? पब्लिक इशू नहीं है। नहीं समझे? तुम्हारा पहला पैराग्राफ नहीं, दूसरा पैराग्राफ यही आ रहा है। अभी मैं गिनवा दूंगा, पहले ये समझ में आ गया। चलो आंख मूंद के बोलते जाओ। इधर देखो, क्या होगा बच्चा, क्या हो गया तुम? पानी पियोगे? अच्छा पियो, पानी पियो, उसके बाद सेक्शन पिलाता हूं तुम्हें अभी, है ना। जल्दी जल्दी बताते जाओ। सुनो, प्राइवेट कंपनी 5 तरीके से शेयर अलॉट कर सकती है। पहला बताओ, राइट इशू, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी, इसॉप, प्राइवेट प्लेसमेंट। रुक जाओ बस, पब्लिक इशू नहीं। कुछ लोग तेजी में पब्लिक इशू भी बोल गए, नहीं। अच्छा, पब्लिक कंपनी 6 हो, बोलो क्या? राइट इशू, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी, इसॉप, प्राइवेट प्लेसमेंट भी और पब्लिक इशू भी। याद रहेगा? तो इसका मतलब मैं आज जो चैप्टर पढ़ाऊंगा प्राइवेट प्लेसमेंट, वो प्राइवेट कंपनी पे भी लागू है और पब्लिक कंपनी पे भी लागू है। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट का रूट तो दोनों कंपनी ले सकती है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। पर इसका अगला चैप्टर जो आएगा पब्लिक इशू, दैट विल बी ओनली फॉर पब्लिक कंपनी। इतना भी समझ में आ गया? ये सब अच्छे से इसलिए समझो क्योंकि ये कोई चैप्टर उपटर नहीं है, सीएस का काम है। कंपनी सेक्रेटरी जब हम बनेंगे तो हम यही सब काम तो करेंगे। चलिए, तो अब लाइन बाय लाइन टैली कराऊं, चार्ट कंप्लीट। चार्ट से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। चलो भाई, अब हम लाइन बाय लाइन देखते हैं। आ जाओ, सब कुछ मैच करा दूंगा अभी के अभी, यहीं के यहीं, एकदम शांति। चलिए, सबसे पहले सेक्शन 23 आएगा। तुमको याद होगा चैप्टर 3 स्टार्ट ही कहां से होता है? 23 से 42। अरे 23 से 42 ना, 23 से 42। देखते रहो, ध्यान से सुनते रहो। सेक्शन 23 कहता है कि चाहे पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, हम उनको अलाउ करते हैं कि वो सिक्योरिटी बेच सकते हैं। तो बताओ, सिक्योरिटी बेचने का पावर कौन सा सेक्शन देता है? 23। आप सिक्योरिटी कैसे बेच सकते हैं ये भी बता देगा ये। अब देखो बता रहा है, ये बता रहा है जब भी सिक्योरिटी आप बेचेंगे तो हम बोलेंगे अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी होते ही कौन सा चैप्टर अट्रैक्ट होगा? चैप्टर 3 जिसका क्या नाम है? PAS। थोड़ा मेरे साथ साथ बोलते रहोगे ना तो जिंदगी भर याद रहेगा। ये चैप्टर आज ही पढ़ो और आज ही रिवीजन करके रात में खत्म कर देना। तुमको मालूम नहीं है अभी प्रोफेशनल का भी टेस्ट होने वाला है, CS प्रोफेशनल का टेस्ट होने वाला है, मॉड्यूल 2 का टेस्ट होने वाला है, उसके बाद तुम्हारा ही टेस्ट है। आपको मालूम है ना, मैंने बता दिया है। तो मैं फिर ये आपको ये डिम्ड नोटिस, मैं नोटिस दे चुका हूँ कि ये सारे चैप्टर, ये भी चैप्टर उसमें शामिल है, इसका भी टेस्ट होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, मैं डेली बोलता नहीं रहूँगा। एकाएक 4 दिन पहले आएगा प्रायर नोटिस, कितने तारीख को टेस्ट है, और टेस्ट देना पड़ेगा आपको। आपको मालूम है टेस्ट देना पड़ता है, नहीं तो मैं कूद डालूंगा। क्या करूँगा? कूद डालूंगा। आइए चलिए। अच्छा, चैप्टर 3 कितने पार्ट में डिवाइडेड? मेरे साथ बोलते जाओ। पहला पार्ट किससे डील करता है? पार्ट 2 किससे डील करता है? एकदम पता है। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3 सेक्शन नंबर 42। बस। तो चलो भाई, इसको लिखे देता हूं, जल्दी बोलो। जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में अलग से बताता हूं। सबसे पहले सर, प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों कंपनी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है और पब्लिक कंपनी भी कर सकती है। सर प्राइवेट प्लेसमेंट में सर 1-to-1 अरेंजमेंट होता है, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है, आउटसाइडर को दिया जाता है। इसमें एम्प्लॉय को नहीं दिया जाता, इसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता, इसमें पब्लिक इशू नहीं आता। ये बोलोगे और क्या बोलोगे? आइए बाकी सर, ये जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट होगा सर, चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा सर। और सर चैप्टर नंबर 3 का नाम है सर PAS, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। पर सर ये जो चैप्टर 3 है ना, इसका लगेगा सर पार्ट 2, और सर इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 42। बस काम खत्म, पैसा हजम। काम खत्म, पैसा हजम। चलो जल्दी उतार डालो इसको। किसी भी बच्चे को उठा के पूछ लूंगा मैं। अब जब ही आया था ना तो बड़ी गर्मी लग रही थी, अब थोड़ा सा ठीक हुआ है मामला। आते आते तो लग रहा था बेहोश हो के गिरूंगा, और चक्कर है कि मैं गिरूं उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इधर गिर गया तो ये लोग बच पाएगी? फिर इतना भारी भरकम पहाड़ गिरेगा, ये सब चीटी चीटी है ये लोग। हाँ कुछ पहाड़ भी हैं क्लास में, ऐसा बात नहीं है, उससे टकरा सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ तो चीटियाँ हैं।
पहाड़ आपके आसपास कोई होगा देख लीजिए, कोई नहीं है पहाड़, मेरे जैसा कोई भारी भरकम नहीं है क्लास में, हैं? अच्छा पीछे पीछे भारी भरकम सब तुम लोग 80 किलो वाले, 80 किलो का तो कोई होगा ही नहीं क्लास में, 90 किलो 100 किलो 1 क्विंटल, तुम ये तुमको बोल रहा है कि 78 है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ? कहीं अपने किसी भी चैप्टर में कर लो ना, या पीछे के पेज में कोई ब्लैंक पेज हो वहाँ कर लो, या कोई बच्चा कर कॉपी ले लो, किसी से पेज ले लो। ये देखो कितनी कोऑपरेटिव बच्ची है, देखो तुम कुछ भी बोलती हो तो बोलते मैं कर दूंगी मैं कर दूंगी, तुम्हारी फ्रेंड है। मुझे लगा दुनिया में अच्छे अच्छे लोग हैं लेकिन तो फ्रेंड निकली। चलिए जी हाँ बिना देखे बोलो, सबसे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कौन कंपनी कर सकती है? जो नहीं बोल रहा बेवकूफ है, मालूम है ना? फिर से बोलो, कौन कौन कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का रूट ले सकती है? बोथ कंपनी, द प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। उसके बाद जब भी तुम प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो कौन सा चैप्टर लगेगा? चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। चैप्टर 3 का क्या नाम है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, शॉर्ट फॉर्म में पीएस। अच्छा पीएस चैप्टर 3 में जाते हैं वहां 2 पार्ट दिखता है, पार्ट 1 या पार्ट 2? पार्ट 2 लगेगा। पार्ट 2 में तो एक ही सेक्शन है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट पर एक ही सेक्शन है। अरे वाह समझदार है। अच्छा प्राइवेट प्लेसमेंट में होता है क्या? दुनिया को बुला बुला के शेयर देते हैं या चुन चुन के? चुन चुन को क्या बोलते हैं? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। और क्या इसमें हम इनसाइडर को शेयर देते हैं, आउटसाइडर को? आउटसाइडर का मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है और एम्प्लॉय नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम? आउटसाइडर। याद रहेगा जी, आउटसाइडर को शेयर दीजिएगा पर चुन चुन के दीजिएगा, ओपनली मत दीजिएगा। ओपनली देंगे तो दैट बिकम्स अ पब्लिक इशू। और पब्लिक इशू आप जानते हैं, पब्लिक इशू बहुत बड़ा चीज है। पब्लिक इशू में कंपनीज एक्ट का चैप्टर 3 का सिर्फ पार्ट 1 ही नहीं लगेगा, सेबी का भी पूरा लॉ लगेगा, दैट इज सेबी ICDR रेगुलेशन, पूरा सिक्योरिटी लॉ लगेगा। तो पब्लिक इशू टच करने से पहले औकात चेक कर लेना चाहिए इंसान को, है ना? यस आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा लैंग्वेज बोला, आप जब सिक्योरिटी लॉ में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ मर्चेंट बैंकर की ड्यूटी है ये चेक करना कि जो प्रोस्पेक्टस टच करा उसका औकात भी है कि नहीं। लिखा हुआ एग्जैक्ट औकात नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये वर्ड लिखा हुआ है कि वेदर द इश्यूअर इज एबल टू इम्प्लीमेंट द ऑफर और नॉट। तो पब्लिक इशू आसान काम नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट छोटा मोटा चीज़ है, आराम से हो जाता है। चलिए बाकी पब्लिक कंपनी को तो सारे रूट दे दूंगा क्योंकि वो तो पब्लिक इशू भी ला सकती है। यस तो पब्लिक इशू भी ला सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी, राइट इशू भी, बोनस इशू भी। अब बोलोगे सर आपने तो बोला तो 6 यहाँ है 4, एम्प्लॉय वाला लिखे हुआ नहीं है। आपका मन है तो एम्प्लॉय वाला लिख लो, ई लिख लो क्या चीज़? इसॉप। एफ लिख लो क्या? सोल्ट इक्विटी शेयर्स। तो हो गया 6। अपने चार्ट के हिसाब से मैच नहीं कर गया। तो पब्लिक कंपनी कितने रूट ले सकती है? 6। लेकिन प्राइवेट कंपनी 5 ही ले पाएगी। इसमें भी तुम जो डी क्या हो जाएगा? इसॉप। और ई क्या हो जाएगा? सोल्ट इक्विटी शेयर्स। तो प्राइवेट कंपनी कितने रूट ले सकती है? 5। और पब्लिक कंपनी कितने रूट ले सकती है? 6। लेकिन इसका मतलब बस एक ही चीज़ का अंतर है, दैट इज पब्लिक इशू। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक इशू ला नहीं सकती। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में मना किया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी कभी प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। अगर प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट करने लगे तो वो प्राइवेट कंपनी कहाँ है? वो तो पब्लिक कंपनी बन गई ना, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ें। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी, सेक्शन नंबर 42। पूरा सेक्शन 42 पढ़ा दूंगा तुम्हें लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। बेयर एक्ट का सेक्शन है ये पूरा। लैंग्वेज ही क्या है? बेयर एक्ट। शुरू करें? चलो भाई, प्राइवेट प्लेसमेंट तुम अभी तक क्या समझते हो? बोलो सर इसमें सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को देते हैं। सर ये ना तो राइट इशू है, ना बोनस इशू है, ना इसॉप है, ना सोल्ट इक्विटी है, ना पब्लिक इशू है। 6 में से जो 5 नहीं है वो कौन है? प्राइवेट प्लेसमेंट है, यही है ना? अब देखो यही लिखा हुआ है, देखो दिखाता हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 42, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज। मतलब हम सिक्योरिटीज बेचने जा रहे हैं या लोगों को बोल रहे हैं कि देखो हम सिक्योरिटी बेचना चाहते हैं, तुम हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई करो। पर लोगों में क्या पूरे दुनिया को बोल देते हो या सिलेक्टेड को? अभी आगे वर्ड आएगा सिलेक्टेड, देखो आप, ठीक है। टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, मेन लाइन तो आ गया, आ गया। चलो इसको जल्दी इसके ऊपर घास डालो जल्दी। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, यही है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। चलिए अब देखो
सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन में बाकी जो 5 था उसको क्या करेगा, ये नेगेटिव कर देगा। देखो आ गया, अदरवाइज अ पब्लिक ऑफर, पब्लिक इशू नहीं होना चाहिए। तुमको याद होगा एक्चुअली ये पब्लिक इशू को ही क्यों हटाया, उसका कारण है दोनों ही प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है। आउटसाइडर को जब भी शेयर देते हैं तो क्या बोलते हैं हम, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब देखिए तो इसका मतलब जो पब्लिक इशू नहीं है वो कौन बचा, प्राइवेट प्लेसमेंट ही बचाना। बाकी इसको राइट इशू, बोनस इशू, सर्टिफिकेट सबसे क्या बातचीत है, कोई बातचीत नहीं। ये तो भाई किससे कंपैरिजन करेगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के 2 रूट, पहला रूट कौन, प्राइवेट प्लेसमेंट, दूसरा कौन, पब्लिक इशू। तो जो पब्लिक इशू नहीं है वो कौन है, प्राइवेट प्लेसमेंट है। तुम देखो अदर में बस एक ही लिया है, जरा देखो तो लिया है क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पे अदर देन बाय द वे ऑफ पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर का मतलब पब्लिक इशू, तो जो पब्लिक इशू नहीं है वो क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट है। याद रहेगा। चलिए अब ध्यान से सुनते जाओ जो मैं बोलता जा रहा हूं। बाकी एक बात बताइए, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ध्यान से सुनते रहना, कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूं। पब्लिक इशू लाते हो तो लोगों को इनवाइट करते हो ओपनली, किसके थ्रू इनवाइट करते हो, प्रोस्पेक्टस के थ्रू। बस प्राइवेट प्लेसमेंट आएगा, क्या आएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इनवाइट तो फिर भी करोगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ तो है इनविटेशन, इनवाइट तो करेंगे, वो अलग बात है, 1-to-1 अरेंजमेंट करेंगे टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन करेंगे, पर इनवाइट तो यहाँ भी होगा। तो क्या मुंह से इनवाइट करोगे, मतलब बोल बोल के, ओरल कि राइटिंग में। तो राइटिंग में जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू तुम इनवाइट करोगे उसको बोलते हैं थ्रू इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, PPOL, पपोल। क्या है, PPOL, याद रखना क्या आता है, पपोल, याद रहेगा। तो जल्दी बताइए, पब्लिक इशू में क्या इशू करते हो, प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट में पपोल। फुल फॉर्म बोलो, ठीक है जी। तुम लोग ये पपोल में हंस दिए, आजकल फाइनल में एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं रोडबा, तो इन लोगों को लगेगा कि लगता है कोई भोजपुरी नाम ले रहे हैं सर, है ना। रोडबा, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट, क्या हो गया, रोडबा। तो अब बोलो, वहां पे एक चैप्टर आता है कॉफी पोसा, तो भाई चैप्टर का नाम है। मॉडल सेकंड में तुम देखो वहां तो 3 चैप्टर लगातार हैं, है ना, टोपा, कोपरा, पोमला, क्या बोलोगे, सोगा। तो तुम लोग सोगा बोलोगे तुम सो जाओगे, है ना, शेर सब गुड तक पढ़ा है ना। तो इसमें क्या है, पपोल तो अच्छा वर्ड है, फिर भी उसके रोडबा के कंपैरिजन में तो अच्छा ही लग रहा है सुनने में, है ना, पपोल, ठीक है। अच्छा सिर्फ पपोल इशू कर दोगे उससे काम चल जाएगा या सेक्शन 42 को मानना पड़ेगा। तो सुनिए, बस सेक्शन नंबर 42 सब सेक्शन 1 का यही कहना है कि आराम से प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी भी, है ना, बात समझ में आ रहा है, प्राइवेट कंपनी भी और पब्लिक कंपनी भी। तो यहाँ कंपनी का मतलब दोनों है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। अगर देखो, अगर उसको सिर्फ पब्लिक लिखना होता तो लिखता, अगर उसको सिर्फ प्राइवेट लिखना होता तो लिखता। आपको बताया था ना, कंपनी लॉ में सिर्फ कंपनी लिखे तो दोनों है। अभी यहाँ पे प्राइवेट वर्ड लिखा है क्या, पब्लिक वर्ड लिखा है क्या, जिसका मतलब दोनों है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, पहले बताओ आप। चलिए इधर सुनिए सुनिए, तो ध्यान से सुनते रहो। कोई भी प्राइवेट कोई भी पब्लिक कंपनी आराम से प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, बस वो पब्लिक इशू नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। जो पब्लिक इशू नहीं है वो क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट है। बाकी 2 कंडीशंस हैं, एक तो पहला कंडीशन ये है कि आप पपोल इशू करो, क्या इशू करो, पपोल, फुल फॉर्म बोलो पपोल का, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। और दूसरा, आपको सेक्शन 42 के जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। अब नीचे कंडीशंस आ रहे हैं, मैं बताता जाऊंगा। किसी भी बच्चे को उठा के पूछूंगा, खासकर जिनकी फर्स्ट क्लास है उससे तो पक्का पूछूंगा, है ना, इसलिए सारे बच्चे आराम से पढ़ते रहो। चलिए शुरू करें, अब सारे कंडीशन शुरू करें। आ जाओ भाई, सबसे पहले सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 पढ़ा तो दिया तुम लोग को, अभी फिर से वही लिखा हुआ है सब कुछ। आओ, सबसे पहले क्या लिखा, अ कंपनी में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। जब हम सेक्शन पढ़ रहे हैं 42, तो खुद ही बोल रहा है कि मेरे सारे कंडीशन को अगर तुम मानोगे तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। बात समझ में आ गया। अभी तक मुझे जनरल लैंग्वेज में पढ़ा रहा था, अब कौन सा लैंग्वेज आ गया, बेरेक्ट का। आइए भाई, बाकी ये फिर से बोला प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब कोई भी ऐसा ऑफर या इनविटेशन जिसमें आप लोगों को बुला रहे हैं क्या करने के लिए, सिक्योरिटीज को बेचने के लिए। कितने लोगों को बुला रहे हैं, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को बुला रहे हैं, है ना। बस ये पब्लिक इशू होना नहीं चाहिए। आप क्या इशू करते हैं, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। इस बार थोड़ा सा और वर्ड आ गया, PPOL में आपका शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भी लगा हुआ होता है, तो प्रोस्पेक्टस में भी होता है। अरे जब तुम किसी को दोगे PPOL तो उसमें एक पेज क्या लगा रहेगा,
शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, कि अगर आपको हमारा ऑफर पसंद आता है तो इसी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म को भर के हमारे शेयर्स के लिए आप अप्लाई कीजिए। क्लियर कि नहीं क्लियर पहले बताओ, है ना। चलिए अब बाकी सेकंड कंडीशन फिर आ गया, वी सेटिस्फाई द कंडीशन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। इन दिस का मतलब 42। चलिए जी अब हम शुरू करते हैं। तो अच्छा बताओ 42 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि कंपनी चाहे तो आराम से बस उसको प्रपोजल इशू करना है और सेक्शन 42 के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। आराम से आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर हम परमिशन दे रहे हैं। सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ये बोल रहा था ना। चलिए अब हम आ रहे हैं कंडीशन सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 हेडिंग बोलो। चलिए बिना देखे तुम लोग जरा यहां तक बताओ, तो यहां तक पढ़ो इसको। क्वेश्चन क्या, पहले रुक लो रुक लो रुक लो रुक लो। एक कंपनी एक साल में, कैसे एक साल, क्योंकि देखो तो लिमिट क्या है, फाइनेंशियल ईयर। एक कंपनी एक साल में प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कितने लोगों को सिक्योरिटी इशू कर सकती है, उसका आंसर ढूंढ के निकालिए 5 लाइन। पूरा पढ़ना जरूरी है, 50 पूरा पढ़ो। बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कितना एग्जैक्टली ये ना, पक्का। चलो जी अब मैं यहां पे लिखता हूं, लिखो तो सेक्शन 42 लिखो तो। सेक्शन 42 सबसेक्शन 2 यही ना। इसमें लिमिट क्या है बोलो, मैक्सिमम लिमिट ऑफ पर्सन, या मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन लिख दूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन टू होम, बोलो जल्दी बोलो, टू होम प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये है ना। ठीक है जी। अब जरा तुम सेक्शन से देखोगे, सेक्शन से तो वो लिमिट आ रहा है तुम्हारा 50, है ना। मैक्सिमम नंबर तो लिख ही दिया मैंने यहाँ, तो मैक्सिमम नंबर का क्या लिमिट आ रहा है, सेक्शन से क्या लिमिट आ रहा है जल्दी बोलो, 50। पर तुमने अभी देखा नहीं, उसके बाद लिखा हुआ है और सच हायर नंबर एज में प्रिस्क्राइब, यही तुमको दिखवाना था मुझे। तो 50 और सच हायर नंबर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड मिला। तो तुम्हें क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया यहां पे, और तुम देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीचे इस पावर का इस्तेमाल करके रूल बना दिया है। पहले बताओ रूल देखो, रूल नंबर क्या है, देखो रूल नंबर 14, रूल नंबर 14। और रूल नंबर 14 में इन लोगों ने हायर नंबर प्रिस्क्राइब कर दिया है जो है 200। अब मुझे बताइए 50 चलेगा कि 200? सेक्शन में लिखा हुआ है 50 लेकिन रूल में लिखा हुआ 200, दोनों में से चलेगा कौन? कितने लोग बोल रहे 200 चलेगा? अच्छा सेक्शन से अलग, सेक्शन बोल रहा 50 रूल बोल देगा 200, क्योंकि सेक्शन ने ही पावर दिया है कि तुम चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो। वर्ड नहीं देख रहे हो, सच हायर नंबर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लोअर के लिए किया है, पावर दिया है कि हायर के लिए? तो कर तो दिया हायर पकड़ के। अच्छा 200 से ज्यादा क्यों नहीं किया? अरे वाह समझदार बच्चा सब है कि सर ये प्राइवेट कंपनी को भी अलाउड है ना ये रूट। अगर आप यहां लिख देंगे 250 तो प्राइवेट कंपनी बेचारा कहां 250 तक जा पाएगी, तो इसलिए उन्होंने दिमाग लगा के कहां तक लिख दिया है 200, कि चलो प्राइवेट भी यूज कर सके और पब्लिक भी इसको यूज कर सके। यहां तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख। चलिए तो लिमिट हो गया 200। पर याद रखना इस 200 की गिनती में तुम लोग को याद होगा जैसे हम लोग प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते थे कि कुछ को गिनते नहीं है, एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग में याद रखना है कि नॉट काउंटेड। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट काउंटेड, मतलब ये काउंट होगा ही नहीं। अब तो इसमें 2 लोग होंगे, एक तो QIB होगा, मिला QIB, बगल वाले से बुक शेयर कर लेना, थोड़ा न्यूज सिलेबस वाला बच्चा बगल से बुक शेयर कर लेना। QIB और एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉइज हमेशा वाला एम्प्लॉइज या ओनली ऑन इसॉप, या सोइट इक्विटी भी है, देखो तो सिर्फ इसॉप है ना।
तो याद रखना, आप QIB को अगर शेयर अलॉट करोगे तो वो 200 की गिनती में आएगा नहीं। अब QIB कौन होता है मैं बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। दूसरा, एम्प्लॉय को दे रहे हो ESOP के अंदर तो वो भी गिनती में आएगा नहीं, वो गिनती में ऐसे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ESOP कभी भी प्राइवेट प्लेसमेंट माना ही नहीं जाएगा। नहीं समझ में आए लोगों? अरे ESOP माना जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट? ESOP अपने नाम से, उसका अलग सेक्शन है। याद होगा तुम लोगों को पढ़ाया था ESOP, 1 साल का गैप होना चाहिए, याद है? पहले ऑप्शन देते हैं, बाद में शेयर्स देते हैं। अच्छा, उससे याद आया, जो बच्चे लेट ज्वाइनिंग वाले हैं, क्या तुम लोग पीछे का बैकलॉग जो है तुम लोग का, उसको क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं बहुत बच्चों को बोला ESOP पढ़े तो होगे, कुछ बच्चा वाले नहीं पढ़े। अब नहीं पढ़े हो तो काम कैसे चलेगा? देखो भाई, आपको एग्जाम तो देना है, 3 महीने के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आप बैकलॉग क्लियर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। एक चीज और मैं देख रहा हूँ, सैटरडे संडे वाली क्लास में मैं देख रहा हूँ जो वॉचिंग आता है वो बहुत कम आ रहा है। मैं शुरू में वॉचिंग आया था, पिछले सैटरडे संडे को काफी वॉचिंग था, मुझे लग रहा है लगभग सब बच्चे देख रहे थे। एक कल वाले में मैंने वॉचिंग बहुत डाउन देखा है। नहीं, अब लंबा हो गया तो पढ़ेंगे नहीं, ये क्या मतलब है? कुछ लोग ये सोच के चल रहा है कि गूगल ड्राइव पर हम बाद में देख लेंगे। देखो भाई, तुम्हारे लिए पहली बार CS का एग्जाम है, मैं कितने जमाने से CS को देख रहा हूं, बच्चे हर बैच में यही गलती करते हैं। और अपने सीनियर से पूछ के देख लेना, वो क्या बोलेंगे, सर ने कहा तो था, करने के लिए बोला तो था, पर हमने सोचा बाद में कर लेंगे गूगल ड्राइव से। गूगल ड्राइव से जिंदगी में कभी नहीं होता, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। अच्छा, मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं यूट्यूब पे चलवा रहा हूँ, मैं अगर मैं चाहता तो मैं बोल देता गूगल ड्राइव पर दे दिया, देख लेना तुम। मेरा स्टाफ बैठ के उस वीडियो कट करता है, उसका प्रीमियर लगवाता है, तुमको 17 बार मैसेज करता है, तो हमारा स्टाफ फोर्स नहीं लग रहा है क्या? वो इसलिए लग रहा है कि मेरे प्रेशर में तुम पढ़ लो। देखा, आपका प्रेशर हम पर काम नहीं करता है। आप हम पर प्रेशर बना देंगे, आपको लगता है ऐसा बात? हम दुनिया पर प्रेशर बना के चलते हैं। तो सुन लीजिए, जो बच्चे, अब टेस्ट जो तुम्हारा लेता रहता हूं प्रेशर बनाने के लिए, अब फिर से टेस्ट होने वाला कुछ दिन में तुम्हारा, ये सारे चैप्टर उसमें होंगे। तो प्लीज, मैं सच बोल रहा हूं आपको, क्योंकि तुमको क्या लग रहा है कि वो जो सैटरडे संडे क्या उतना ही था क्या? अरे अभी कितना चैप्टर बचा हुआ है। तो भाई, जितना मैं करवा दे रहा हूं, चाहे इधर करवा रहा हूं, चाहे सैटरडे संडे में करवा रहा हूं, करो। नहीं करोगे तुमको बाद में दुख होगा, है ना? आप एक बार बताइए, आप फेल कर जाएंगे एग्जाम में, आप बोल भी दोगे नीतीश कुमार जायसवाल के वैसे फेल करके, फिर भी रिजल्ट थोड़ी बदल जाएगा। रिजल्ट तो फेल ही है तुम्हारा। इससे अच्छा कि पास हो जाओ ना। अरे तुम 4 गाली मुझे दे देना, कहना नीतीश कुमार जायसवाल की वजह से पास नहीं हुआ, अपने वजह से पास हुए, फिर भी पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ठिकरा उकरा मत फोड़िए किसी पर। आप किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए, कहिए मैं अपने वजह से पास हुआ। पास तो हुए नहीं। कुछ बच्चा फेल होने का ठिकरा पहले से बना के रख रहा है, सर पे ही फोड़ेंगे। फोड़ तो दोगे, पर होगा क्या? फेल तो तुम हो गए ना। तो ये बीच का जो टाइम है ना, यही आई ओपनिंग है। अब तुमको नवंबर दिसंबर में, या जिसका जून में होगा, मई में जाके मैं उस मोटिवेशन दूंगा, तो उससे क्या होने वाला है? अगर मोटिवेशन चाहिए तो तुमको अभी चाहिए, तुम अभी मोटिवेटेड रहोगे तो रिजल्ट अच्छा होगा। कुछ लोगों को क्या लग रहा है ना, एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा ना, तब हम प्रेशर में आएंगे, तो प्रेशर नहीं झेल पाओगे उस समय। मैं साफ बोल रहा हूं, तुम्हारे लगभग 200 चैप्टर हैं, ये सारा चारों सब्जेक्ट मिला के। जो बच्चा दोनों मॉड्यूल दे रहा है उसका तो क्या ही कहूं मैं। अब इतने चैप्टर रिवाइज कर लोगे तुम? उतना दिन है तुम्हारे पास? तो प्लीज अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। कल मैंने देखा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। उसके बाद तुम लोग को कभी मैं ब्रॉडकास्ट में कुछ लिखता हूं कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो कोई जवाब तो देगा नहीं मुझे, कोई जवाब नहीं देता है मुझे कि सर हाँ हम पढ़ रहे हैं। कभी पूछता हूं कि हैव यू कंप्लीटेड दिस, कोई जवाब ही नहीं आता है। अब मैं घर में घुस के पूछ के आऊं? अगर हाँ, 1-2 बच्चे ईमानदार हैं, 1-2 बच्चा मुझे लिखा है कि सर ये आज इस वजह से नहीं हो पा रहा है, मैं कल रात तक करके आपको मैं मैसेज भेज दूंगा कि मेरा हो गया। तो सेल्फ डिसिप्लिन में उसको लगता है कि सर कुछ बोल रहे हैं तो मुझे उसको अपना ऑब्लिगेशन समझना चाहिए। तो देखिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं, अब देखो इसमें ESOP आ गया। अब कोई बच्चा ESOP समझ ही नहीं रहा होगा, ESOP सुनते ही सांप सूंघ गया होगा। तो सांप आपको ना सूंघे इसलिए जरूरी है कि आप उसको पढ़ ले। जल्दी जल्दी बताओ किस बच्चे का ESOP नहीं हुआ? एकदम खुल के बोलना, ईमानदारी से बोलो। अब देख रहे हैं ना, एक बार नजर घुमाइए आप, कैसे काम चलेगा। ESOP वाला चैप्टर करा दिया ना, तो करो। हाँ, जिसका अगला अटेम्प्ट है वो हनीमून पीरियड में घूम रहा है, चलो उसको कोई बात नहीं, जो न्यू सिलेबस वाला सब है। लेकिन ओल्ड वाले के लिए तो कुछ है ही नहीं ना। ओल्ड वाले को तो एग्जाम देना, 3 महीने के बाद एग्जाम है उसका। 3 महीने, 2 महीने मानो। अब मई को क्यों गिनोगे? मई तो रिवीजन के लिए। तो अब नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, समझ लीजिए आप। तो फेस टू फेस क्लास भी चल रही है, सैटरडे संडे आपकी क्लास चलती है। सबको जोड़ो, कॉन्सोलिडेट करो और सबका रिवीजन करो, समझे? चलो ये हो गया।
तो जल्दी बताओ, मेरा ये क्लियर हो गया, बोलो तो जल्दी से, कितने लोगों को शेयर दे सकते हो एक साल में? 200 से ज्यादा नहीं, 200 से ज्यादा नहीं। अच्छा, इस 200 की गिनती में दो को नहीं गिनेंगे, QIBs को नहीं गिनेंगे, और ESOP स्कीम के अंदर अगर एम्प्लॉय को शेयर दिए हैं तो उसको भी हम गिनेंगे नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब QIBs क्या होते हैं मैं बताता हूं। QIB का डेफिनेशन आ रहा होगा नीचे, देखो तो सेबी ICDR रेगुलेशन ले गया तुमको। एक तो ICDR का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता है, इशू एंड, है ना, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मिला। तो तुमको सेबी का नाम सुन के लग गया कि सर ये कंपनी लॉ नहीं, सिक्योरिटी लॉ। अरे सेबी का लॉ, सिक्योरिटी लॉ, ये चार्ट उतार लिया तुम लोगों ने? चलो सुनो, QIBs कौन होते हैं इधर देखो, हल्का सा बता देना, ऐसे सिक्योरिटी लॉ पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। QIBs, अब सुनो जरा ध्यान से सुनो। सर सबसे पहले तो ये शेयर्स के बायर्स हैं। शेयर से क्या हैं? बायर्स, खरीदने वाले हैं। सर ये इंस्टीट्यूशनल है, मतलब संस्था है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, राम मोहन सोहन नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। अरे इंस्टीट्यूशन कौन होता है? बॉडी कॉर्पोरेट ही होता है ना। इंस्टीट्यूशनल तो संस्था, तो इसका मतलब बॉडी कॉर्पोरेट आर्टिफिशियल पर्सन है। और क्या सारे आर्टिफिशियल पर्सन बड़े माने जाते हैं? नहीं, तो उनमें से कुछ को बड़ा माना जाता है, तो क्वालिफाइड। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ये अमीर अमीर लोग हैं। LIC, GIC, नाबार्ड, SBI, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, ये लोग इतना इतना शेयर खरीदता है, अरबों रुपया है इनके पास। अच्छा ये बहुत नहीं है, गिन चुन के 15-20 मिलेंगे बस। सेबी ICDR रेगुलेशन जब तुम लोग मॉड्यूल सेकंड में जाओगे तो पब्लिक इशू पढ़ाऊंगा। पब्लिक इशू के अंदर कौन लॉ? एक ही लॉ है, सेबी ICDR। उसके अंदर QIB का एक लिस्ट है, उसमें लिखा हुआ है ये सब की, जैसे आपका वहाँ लिखा हुआ है NBFCs या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, पेंशन फंड। पेंशन फंड में भी लिखा हुआ 25 करोड़ से ऊपर वाले लोग। तो अमीर अमीर जो लोग हैं वही किस में फॉल करते हैं? QIBs। बात समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ। तो QIB को शेयर देंगे तो वो 200 की गिनती में आएगा नहीं, क्योंकि QIB एक्चुअली, एक बात बताओ, कंपनी चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, कंपनी जब तो चाहता है सबको पैसा मिले और खूब पैसा मिले, जैसे खूब बिजनेस हो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोलना, पहले बताइए आप। तो इसलिए इन्होंने कह दिया कि QIB से आप पैसा लेंगे ना, हम अलाउ करते हैं। QIB को, QIB जल्दी से कन्विंस ही नहीं होता। QIB कन्विंस ही ऐसी कंपनी में होता है जिसकी अच्छे प्रोस्पेक्ट हो। तो तुम QIB से पैसा ले सकते हो तो ले लो, अच्छा है, क्या हमें क्या दिक्कत है? तो इसमें QIB काउंट नहीं होगा। क्या काउंट नहीं होगा? QIB नहीं। अच्छा एम्प्लॉय को दे रहे हैं, वो बेचारे एम्प्लॉय को पैसा लेने के लिए शेयर देते हो या उसको रिवॉर्ड करने के लिए देते हो? तो रिवॉर्ड इज ऑब्जेक्टिव, पैसा लेना तो ऑब्जेक्टिव होता नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए उसको भी क्या नहीं माना गया है? प्राइवेट प्लेसमेंट माना नहीं गया है। तो अब मैं तुमसे पूछूं, क्या प्रैक्टिकली 200 से ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं? प्रैक्टिकली तो दे सकते हैं, लेकिन 200 से ऊपर वाले लोग या तो QIB होने चाहिए या वो एम्प्लॉय होना चाहिए जिसको शेयर किस में मिला? ESOP। याद रहेगा, नॉर्मल वाले को जो शेयर दोगे वो 200 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए। जैसे राम को दिया, मोहन को दिया, सोहन को दिया, ये सब में गिनती में कितने होने चाहिए? लेकिन उसमें कोई QIB है तो वो गिनती में आएगा नहीं, कोई एम्प्लॉय है तो वो गिनती में आएगा नहीं। याद रहेगा तुम लोग को? तो इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी कंपनी को काफ़ी पैसा मिल सकता है। मान लो कंपनी ने अगर 5 QIB को पटा लिया, अरे 5 QIB 100 करोड़ भी दे दिया तो 500 करोड़ हो गया, और छोड़ो 5 गिनती में भी नहीं आया, अभी भी तुम्हारा 200 का लिमिट बचा हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? याद रहेगा तुम लोग अच्छे से? आगे बढ़े, चलो भाई। तो QIB का डेफिनेशन तुमको यहां से मिलेगा या ICDR रेगुलेशन? तो सेबी ICDR पब्लिक इशू है। अच्छा चार्ट नहीं उतारा तुमने? ओहो, चलो मोटिवेशन ले रहे थे तुम लोग। मोटिवेशन तो YouTube पे मिलता है तुम लोग को, देखो वीडियो कट कट कर करके, हाँ यू आर चैम्प, यू आर चैम्प, कम ऑन कम ऑन, ऐसे होता है ना। एक्चुअली लिखे हुआ है ESOP वाले को किए हुआ है, ऐसे तो तुमने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करा ही दिया था, वो तो ऑलरेडी नहीं था प्राइवेट प्लेसमेंट में। ठीक है हटाऊं? जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, चैम्प चैम्प। क्या ही मोटिवेशन मिलेगा बच्चा, एक मोटिवेशन वीडियो यूट्यूब पे देखेगा, अगला वीडियो देखने लगेगा बस पतली कमरिया हाय हाय वाला है। क्या पतली कमरिया हाय हाय है ना कि बाय बाय है?
अच्छा हाय हाय, ठीक है हो गया, हटाऊं? जल्दी 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 जल्दी। सर आपने D2H पे टेस्ट नहीं दिखाया। D2H, अच्छा टॉप 5 को ही दिखाया ना, उसके बाद जो बेइज्जती का आलम हुआ वो तो, हाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन यूट्यूब पे तो है। चलिए हटाऊं क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी करो, तो एक ही सेक्शन तो है 42, हटाऊं? चलो अच्छा एक बात बताइए, अगर तुमने मालूम चला, सुनो 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 सुनो, कुछ बच्चा ऐसे क्लास में गर्मी की वजह से परेशान है, तो जैसे मैंने बोला ना, जब मैं बोल रहा था कि 200 से ज्यादा लोगों को नहीं दे सकते, उतनी देर में पसीना पोंछ रहा था, पसीने में 200 गिर गया, मतलब उसको याद नहीं रहा, वो ठीक से सुना नहीं, कंपनी सेक्रेटरी बना, 205 लोगों को शेयर दे दिया। कितने लोगों को दे दिया? 205 लोगों को दे दिया। देख रहे हैं एक छोटी सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। जहां 205 हुआ उसका सबसे बड़ा इंप्लीकेशन ये होगा कि देखो दो ही चीज होता है भाई, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है या पब्लिक इशू होता है। तो जो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है वो कौन है? पब्लिक इशू है। तो याद रखिएगा सबसे खतरनाक इंप्लीकेशन तो ये होगा कि फिर ये डीम्ड पब्लिक इशू माना जाएगा, और डीम्ड पब्लिक इशू माना जाने के अंदर जल्दी बताओ क्या होगा? क्या वो पार्ट सेकंड से हट के पार्ट फर्स्ट में पहुंच जाएगा? पार्ट ए है बी है, क्या था? पार्ट फर्स्ट है ना, हाँ जल्दी बोलो, पार्ट फर्स्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पार्ट फर्स्ट में आ जाएगा। और फिर पार्ट फर्स्ट का मतलब तो तुमको मालूम है, प्रोस्पेक्टस पूरा। उतना ही नहीं, फिर सेबी कहेगा क्या भाई पब्लिक इशू लाया मेरे से पूछा नहीं, पब्लिक इशू लाया मेरे से पूछा नहीं। और सेबी के लॉ में छोटी सी छोटी गलती के लिए 25 करोड़ रुपए का जुर्माना, 10 साल की जेल। तो यहाँ जेल वेल लिखने की जरूरत नहीं थी, बस इतना बोल दिया 200 से ज़्यादा होते हैं हम मानेंगे पब्लिक इशू। अच्छा पब्लिक इशू मानेंगे तो तुरंत सेबी आएगा, क्या बात, क्या है पब्लिक इशू? पब्लिक इशू तुम जोर से चिल्ला दिए ना, तो मुझे लगता कहीं सेबी का आदमी, हाँ क्या कहाँ क्या हुआ? पब्लिक इशू किसका एरिया है? सेबी का। आप पब्लिक इशू का प नहीं बोल सकते जब तक सेबी से अप्रूवल ना ले ले। आप यहां बताइए, तो एक बताया ना क्लास में कोई बच्चा क्या कर दिया, कितने लोगों को शेयर दे दिया? 205, 5 लोगों को ज्यादा दे दिया। कहा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। सेक्शन 42 क्या बोला? हम कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं, बस हम कह रहे हैं कि ये अब माना जाएगा पब्लिक इशू। और अगर ये पब्लिक इशू है तो सेबी पूछेगा प्रोस्पेक्टस कहाँ है भाई? ये तो पपोल दिख रहा, पपोल, प्रोस्पेक्टस कहाँ है? तो क्या बहुत सारे सिक्योरिटी लॉ का कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा फिर? और कंपनी लॉ का भी प्रोस्पेक्टस से जुड़े हुए सारे सेक्शन को कॉन्ट्रावेंशन माने? कॉन्ट्रावेंशन ही कॉन्ट्रावेंशन। सारे कंपनी सेक्रेटरी जितने भी डायरेक्टर्स हैं सब जेल के अंदर। जरा पढ़ के देखो कितना प्यार से लिखा है, सो देखो कहाँ लिखा है, देखो शैल बी डीम्ड टू बी, कहाँ लिखा है ये? अच्छा ये क्यों 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 हुआ, ये सब क्यों हुआ है? तुमने अलॉट कर दिया कितने को? प्रेस्क्राइब नंबर से ज्यादा। क्या है प्रेस्क्राइब नंबर आजकल? 200। तो 200 से ज्यादा जाओगे, हम कुछ नहीं कर रहे, आप करो ना, क्या दिक्कत है? पर फिर वो क्या माना जाएगा? पब्लिक इशू। और प्राइवेट कंपनी कहीं ऐसा कर दी का क्या भाई? औकात से कुछ ज्यादा बाहर नहीं चलेगे तुम? प्राइवेट कंपनी को तो अलाउड ही नहीं है पब्लिक इशू। तो ये बस इतना ही था। कभी कभी पढ़े लिखे लोग मारते नहीं है, बोली से ही मार देते हैं। यहाँ देख नहीं रहा, बोली से मार दिया, जहाँ कहाँ कुछ बोला, कोई पनिशमेंट बोला कुछ, बोलो बस हम पब्लिक इशू मानेंगे, बस उसके बाद खत्म। आप चलिए जी, याद रहेगा। आगे चलें, पूरा लाइन बाय लाइन बेरेट पढ़ाते रहा हूं तुम लोग को। आइए सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 किसके ऊपर है? पपोल। एक बात बताओ, 200 लोगों को शेयर दे रहे हो, फिर भी उसको इनवाइट तो करोगे हैं? तो कोई डॉक्यूमेंट से इनवाइट करोगे ना, तो दैट इनविटेशन डॉक्यूमेंट इज पपोल। दैट इनविटेशन डॉक्यूमेंट इज पपोल। तो याद रखिएगा, आपको ये भी लिख देता हूं, ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं उसको? ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है? इनविटेशन डॉक्यूमेंट। क्या होता है? इनविटेशन डॉक्यूमेंट। क्योंकि देखो जनता को रात में सपना थोड़ी आ जाएगा कि तुम उनको शेयर देना चाहते हो, और शेयर देना इनविटेशन कुछ नहीं होता है, इनविटेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो होते हैं 100। तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होने चाहिए। अगर ये पब्लिक इशू है तो कौन सा डॉक्यूमेंट है? प्रोस्पेक्टस ना, प्रोस्पेक्टस। अच्छा अगर ये प्राइवेट प्लेसमेंट है तो क्या एग्जैक्टली? पपोल। अब बस इतना बताइए, पपोल का फॉर्मेट कहां दिया हुआ? PAS4। बस, तो पपोल का फॉर्मेट कहां से मिलेगा आपको? PAS4। बस इतना ही कहानी। PS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट याद है?
PAS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। पिछली क्लास में तो बताया था तुम लोगों को रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, या पिछले पिछले कहीं बताया था रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पढ़ाया है। PS3 ये क्या है, PS4। तो याद रखना, सेक्शन फॉर्म नंबर ये सब याद नहीं किए जाते, हो जाते हैं। आप PS4 बोल रहे हो तो कोई बच्चा ऐसे थोड़ी याद करे, PS4 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 ऐसे करेगा। बात बात में आपस में बात कर रहा है, याद होगा। तुम लोग ये ब्रेक व्रेक होता तो आपस में बात करते हो ये सब कि आपको PS3 बता क्या है, ऐसे करके कुछ कहा। सर वो रेस्ट लेते हैं हम, रेस्ट है वो, पढ़ाई का बात करना पाप है वहां है। अच्छा कभी आपस में बात नहीं करते, किसी सेक्शन वक्शन पे कोई बात नहीं करते? करते हो? नहीं, ग्रुप में कभी नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाने का कभी भी, वो तो एकदम बेकार चीज है ना। वहां तो लिखोगे PS3 तो बोलेगा आजा पास आ, पास आ। ग्रुप में कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, पास आ जा, है ना। तो आप यहाँ क्लास में बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे अपना रोटी खाया तो प्राइवेट प्लेसमेंट है कि पब्लिक इशू है, सबको दिखा रहा है तो पब्लिक इशू है, अकेले अकेले खा रहा तो प्राइवेट प्लेसमेंट है। तो ये सब तो कर सकते हो तुम लोग। तो CS का बच्चा लॉ के लैंग्वेज में बात किया करो, है ना। चलिए हटाऊं, चलो जी बस इतना ही है। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी आप PP प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, क्या करेंगे, PP का मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे, तो याद रखिएगा आपका PPOL के साथ क्या होना चाहिए, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिख लो यहाँ, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। अरे लिखो जल्दी से, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, साफ नहीं, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ जगहों की भाषा में फार्म, शेयर एप्लीकेशन फार्म, है ना। बहुत बार बोलते हैं फार्म भर दिया, फार्म, वो वही लोग बोलते हैं जो पार्क बोलते हैं। दिल्ली में आके मुझे पता चला पार्क नहीं होता है, पार्क होता है। ट्रैफिक लाइट नहीं होता है, रेड लाइट होता है ना। वो हाँ है, बत्ती भी होता है, अच्छा। और वो गोलंबर नहीं होता है, गोल चक्कर होता है। T पॉइंट नहीं होता, टक्कर होता है। सुना ये सब यही के वर्ड तो है। जब मैं दिल्ली शुरू में आया था तो लोग मुझे बोलते थे कि वो रेड लाइट के पास ले जाएगा, तो मैं खड़ा होकर इंतजार करता था कि रेड लाइट होगा तब ना वो रेड लाइट हुआ। और धीरे धीरे ना खत्म हो जाता है। ऐसे ही मैं गया जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जाते हैं ना वैष्णो देवी, तो वहां पे चंडीगढ़ क्रॉस करते हैं, तो उधर लोग सिर्फ बत्ती बोल के छोड़ देते हैं। मैंने कहा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मालूम चला वो जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान आ जाएगा, वहां बोलता होगा कि भाई खंबा होगा देख लेना। मतलब ट्रैफिक लाइट होता है, फिर यहां पर आके लाल बत्ती हो गया है, उधर बत्ती सिर्फ रह गया है, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा, है ना। चलो याद रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, सुनो, अरे एक बात दो, जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है उसको क्या नाम देते हैं? हाँ उसका एक नाम है आइडेंटिफाइड पर्सन। लिखो आइडेंटिफाइड पर्सन कौन है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, सगोप, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। तुम लोग फुल फॉर्म लिखा करो ना, एग्जाम में सगोप लिख के आ जाओगे, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक। यही तो मेन डिफरेंस है। पब्लिक इशू में किसको शेयर देते हो, पूरे पब्लिक को, इसमें किसको देते हो, सगोप को। सगोप हुआ ना, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। चलिए जी अब हम आते हैं आगे। अच्छा एक बात बताओ, जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, पुराने शेयर होल्डर से। तुमको याद होगा पुराना शेयर होल्डर का प्रीएम्प्टिव राइट होता है, राइट इशू की, जब भी शेयर इशू होगा उन्हीं को मिलना चाहिए। तो आउटसाइडर को दोगे तो ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ। और तुम लोग को याद होगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए पहले पुराने शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। तो प्राइवेट प्लेसमेंट चूंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ही है, तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना होगा, SR लिख लो, मोटा मोटा SR लिख लो। नहीं लिखा हुआ है फिर भी साइड में मोटा मोटा SR लिख लो। एग्जाम टाइम में ना ये मोटा मोटा जो लिखते हो वही नजर आता है। अरे एग्जाम टाइम में तो इतना पढ़ना पड़ेगा कि तुमको बगल में बैठा हुआ आदमी दिखाई नहीं देगा जी। बहुत बच्चों को चश्मा लग जाता है उस समय में, अगर वो पढ़ने वाला हुआ तब तो बात ही क्या है, गॉगल्स लगा के घूमता रहेगा उसमें। चलिए अब यहां से ना दो एक्सेप्शन है, रुक जाओ बस एक मिनट। एक्सेप्शन 1 लिखो और लिखो एक्सेप्शन 2। कैसे पता चला एक्सेप्शन है ये सब, देखो ना, हाउएवर तो है ही। ये हो गया प्रोवाइजो फर्स्ट, ये हो गया प्रोवाइजो सेकंड। प्रोवाइडर ऑल्सो का मतलब तो क्या होता है, तो दो एक्सेप्शन है। अभी मैंने क्या बोला
कि तुम प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो पुराने शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन कि साहब हम कुछ नए शेयर होल्डर को जोड़ना चाहते हैं जो आउटसाइडर्स हैं, अब वो भी हमारे कंपनी में क्या बनेंगे, शेयर होल्डर, क्योंकि हम उनको प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर बेचने वाले हैं। आप बताइए कि हम उनको इशू करें कि नहीं। अगर शेयर होल्डर बोल दिया कि हाँ कर दो, 75% से ज़्यादा शेयर होल्डर हाँ में वोट कर दिया तो एसआर पास हो गया। तो एसआर पास करना पड़ता है, ये है जनरल रूल। अब दो एक्सेप्शन आ रहा है, चलो पहला एक्सेप्शन बोलो। पहला एक्सेप्शन तब है जब तुम क्या बेचने जा रहे हो, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पे शेयर बेच रहे हो या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बेच रहे हो। नाम से लग रहा है एक तो सर डिबेंचर है, ऊपर से नॉन कन्वर्टेबल है, जिंदगी में शेयर्स में बदलेगा नहीं। जब ये शेयर्स में बदलेगा नहीं तो शेयर होल्डर को ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि शेयर होल्डर बढ़ेगा नहीं। ये डिबेंचर होल्डर हैं, एक समय तक रहेंगे, उसके बाद रिडीम हो जाएंगे, चले जाएंगे। क्योंकि आपको मानो नॉन कन्वर्टेबल है तो रिडीम होगा, रिडीम नहीं होगा, सही रिडीम होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, ये पूरा रिडीम होगा। क्या होगा, पूरा रिडीम, मतलब ये कंपनी का शेयर्स लेंगे क्या, नहीं। तो एक बात बताओ, अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो तो क्या 10 बार इशू कर रहे हो तो 10 बार अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर से, या साल में एक बार ले लोगे तो भी काम चलेगा। कहां लिखा हुआ साल में एक बार। अब तुम लोगों ना ऐसे 3 बॉक्स मैंने बनाया, तो मैं क्या यहाँ खेल करता रहता हूँ बॉक्स बना के, इसका कारण है, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। एसआर तो पास होना ही जनरल रूल है, ओनली का मतलब बस एक बार। क्यों, अच्छा बताओ एक ही बार क्यों पूछा, क्योंकि सर एक बार पूछ ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा पूछ ले रहा हूँ, क्योंकि उसका कारण ये है कि ये शेयर में बदलने वाले हैं, तो ऐसे भी आपका राइट अफेक्ट नहीं हो रहा, समझे ना। पूछ ले रहा हूँ, बहुत इज्जत दे रहा हूँ, एक बार पूछ लिया बात खत्म, सही बात है ना। अरे शेयर होल्डर में बदलेगा क्या कभी, ये तो आपको डिबेंचर कितने साल रहता है, 10 साल। 10 साल में जनरली ये क्या हो जाएंगे, रिडीम हो जाएंगे, कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। तो शेयर कैपिटल तो नहीं बढ़ेगा कभी भी। तो शेयर होल्डर से पूछ लिया, बहुत पूछ लिया भाई, एक बार पूछ लिया, बहुत इज्जत दे दिया, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है अब आपको। तो याद रखना, अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, साल में 15 बार तुम प्राइवेट प्लेसमेंट करो, पूछना सिर्फ। आगे बढ़े, लेकिन अगर शेयर्स होता तो बार बार पूछना पड़ता, क्योंकि शेयर बढ़ेंगे। अरे जैसे मैंने किया मई में 5 लोगों को जोड़ दिया तो शेयर होल्डर 5 बढ़ गया। फिर मैंने अगस्त में किया 10 लोगों को और फिर 10 लोग बढ़ गया, क्योंकि जितना बढ़ेगा उतना डिविडेंड कम होता जाएगा पुराने शेयर होल्डर का। तो जहां राइट अफेक्ट होगा वहीं ना पूछोगे यार, सीधा सी बात है। एक बात बताइए, संडे को मेरा संडे क्लास ऑफ रहता है, तो कभी तुम लोग से अप्रूवल लेता हूँ संडे को ऑफ करने से पहले। हाँ, लेकिन अगर मैं नॉर्मल डेज में कभी ऑफ करूं तो तुम लोग को मैसेज आता है कि भाई क्लास ऑफ है, ये बात है, ये बात। तो जब सीधी सी बात है कि जब तुम्हारा राइट अफेक्ट होगा तब ना तुमसे पूछूंगा, राइट अफेक्ट नहीं होगा तो तुमसे क्यों पूछूंगा। कभी तुम लोग से पूछा कि संडे को मैं कहीं किसी से मिलने जाना, मैं जा सकता हूँ कि नहीं, पूछा तुमसे, पूछा क्लाइंट से, माता पिता से, भाई बहन से, पूछा तुम लोगों से। तो फिर लेकिन अभी क्लास के 20 से जाऊं किसी से मिलने तो मैं बोलता हूँ 2 मिनट रुकिए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। अगर तुम बोलते नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा, सीधा सा मतलब है। सारे बच्चे बोले जाइए सर, वंस इन अप्रूवल दे दिया, जाइए, और हमें भी जाने दीजिए, इंपॉर्टेंट ये है। चलिए प्रोवाइजो नंबर 2 आ जाओ। अब जरा सुनो तो, किसको दे रहे हो शेयर, जल्दी बोलो। तो इनके लिए भी वही कहानी, बोलो क्या ऐसा कारण है। QIB को तो ऐसे भी गिनते नहीं हो, तो एक बार पूछ लिए, बहुत इज्जत दे दी। अगर नहीं भी पूछते तो भी चलता, अच्छा नहीं चलता। अरे QIB को जब प्राइवेट प्लेसमेंट ही नहीं माना जा रहा तो पूछ लिए तो ज़्यादा इज्जत नहीं दे दी हम, तो बार बार नहीं पूछेंगे आपसे, एक बार पूछ लिया बहुत हो गया, इससे ज़्यादा इज्जत नहीं दे पाएंगे। तो जल्दी बताओ, 2 जगह साल में एक ही बार पूछेगा, बोलो कब कब। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और बोलो, अरे वाह याद रहेगा। फिर से एक चार्ट बनाने का मन कर रहा है। मुझे लगता है तुम लोग प्रोफेशनल तक अगर मेरे से पढ़ लिए ना तो CS बनने के बाद भी डायरेक्टर चार्ट बनाते हैं, आइए आइए चार्ट बनाते हैं। अरे करना पड़ेगा आपको, क्यों करना पड़ेगा, जब भी नया लॉ आएगा, अरे तुमको तो वो लॉ पढ़ा रहा हूँ जो भी चल रहा है। जैसे तुम CS बने, कंपनी सेक्टर में चेंज आ गया, तो उस समय तुम ही को क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग में प्रोजेक्टर पे डायरेक्टर्स को समझाना पड़ेगा कि सर ये नया रूल आया है और इसका मतलब ये। तो चार्ट बना के समझाओगे तो जल्दी समझ जाएंगे वो, है ना। अब तुम देखते हो MD तुम्हारा कौन होगा, देखते हो ये कौन है, अश्लील ग्रोवर, क्या नाम है उसका, अच्छा अश्लील नहीं, क्या नाम है, अश्लील, अच्छा अश्लील ग्रोवर, बातें तो अश्लील ही करता है वो। अब बताइए ऐसा ऐसा MD तुम्हें मिल जाएगा, तुम सोचो तुमसे कैसे बात करेगा ये। आप समझ रहे हैं, कभी कभी कंपनी सेक्रेटरी को अच्छे डायरेक्टर से मिलते हैं जो प्रोफेशनल बात करते हैं, अब कुछ वो अश्लील ग्रोवर, क्या नाम है यार, अश्लील, हाँ, कुछ ऐसे मिल जाते हैं जिनको बोलने नहीं आता है। मुझे लगता है हर 3-4 लाइन में एक बार गाली दे देता है।
तो अब ऐसे डायरेक्टर्स तुम्हें मिल गए तो तुम सोचो ऐसे डायरेक्टर्स को कॉप अप करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल काम होगा। सर मुझसे ज़्यादा गाली जानते हैं, नौकरी करना है ना, बॉस इज ऑलवेज। एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना, अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करना है, बॉस इज ऑलवेज राइट। अपनी बात कहने का भी एक तरीका होता है। जैसे मालूम चलो वो अश्लील ग्रोवर आपको 2 थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो आप 4 थप्पड़ मार दिए, आप बराबर, बराबर नहीं कोई बता, बरोबर, है ना, तो कुछ नहीं कहेगा, बस शांति से यू आर फायर्ड। अब कितना नौकरी छोड़ोगे लाइफ में, कितने जगह भटकोगे। अरे अपना एक स्टैंडर्ड खर्चा भी होता है, उसको भी तो मेंटेन करना होता है। तो ये सब बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी बुरे डायरेक्टर से भी मिल जाते हैं। मेरे एक दोस्त है कंपनी सेक्रेटरी, उसको एक IAS मिल गया, मेरे मुँह से गाली निकलने वाला था, बच गया। अगर मैं ऑफिस में होता तो मैं बोलता कि वो क्या था, लेकिन अभी मेरे मुँह से निकलने पर था, रोका मैंने। बहुत ही घटिया, मतलब कुछ और बोलने वाला था मैं। ऐसा IAS मिल गया, सरकारी कंपनी सेक्रेटरी है मेरे दोस्त, और ऐसा उसको मिल गया MD IAS ऑफिसर, इतना फ्रस्ट्रेटेड कि बोर्ड मीटिंग हो गया, उस बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पे साइन होना है, किसका, चेयरमैन का, साइन ही नहीं कर रहा। मतलब कंपनी सेक्रेटरी जब है, इसमें ये गलती, चलो देखूंगा। उसको कम से इतना फ्रस्ट्रेट हो गया मेरा दोस्त, बीमार उमार होने लगा। जहाँ सच बोलता हूँ, कुछ लोग बदमाश होते हैं, कुछ MD डायरेक्टर बदमाश मिल जाता है, और उसको आपको कॉपअप करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो बीमार हो गया वो, तो उसका ट्रांसफर बाद में हो गया। वो कंपनी सेक्रेटरी का थोड़ा पहुंच था सरकारी डिपार्टमेंट में, MD का ही ट्रांसफर करवा लिए। तो ये कहानी है। अच्छा, ये वाला प्रोवाइजर शुरू से था या 2020 में जोड़ा गया? किससे जोड़ा गया? अमेंडमेंट से। कौन से रूल में अमेंडमेंट हुआ है? अरे कौन से रूल में? कंपनी PAS अमेंडमेंट रूल्स। चलिए जी, याद रहेगा, एक चार्ट में बना ही देता हूं, आ जाओ। चलो इधर देखो, इधर शांति शांति शांति। अप्रूवल्स, अप्रूवल्स फॉर पीपी का मतलब तुम लोग फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है जी। अगर तुम्हारा वो शेयर्स है तो, इश्यू ऑफ शेयर्स है तो बोलो, SR पर इशू, ये ना, पर इशू, ये हैंडराइटिंग समझ लेना, इशू लिखा, ठीक। लेकिन अगर वो 2 चीज है तो बोलो तो कौन है? इशू ऑफ, बोलो इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, या इशू टू QIBs। ये समझ में आ रहा है? इन दोनों में SR वंस इन ईयर। अब समझ में आ गया? वंस इन एन ईयर होता है, ए ईयर होता है? वंस इन ईयर चलता है, AEIOU। अच्छा साउंड पे होता है, ईयर में ए चलता है कि एन चलता है? ए चलता है, तो ठीक है, चलो अच्छा बात। जो तुमको लगे तुम वही लिख लेना, मुझे कोई दिक्कत। CS के एग्जाम में इन सब चीज़ों पर थोड़ी मार्क्स काटेगा वो। हाँ, इंग्लिश के टीचर सब जो होंगे, जो क्लास में इंग्लिश सिखाते थे बचपन में, रोड पे भी मिल जाते, इंग्लिश में बात करो, है ना, उन लोग के लिए ये बहुत मैटर करेगा, ए और एन। हम लोग के लिए तो कोई क्या ही, SR लिख दिया ना, बात कर दो। चलिए हटाऊं क्या? छोटे छोटे बात पे चार्ट बन सकता है देखा जाए तो, नहीं? मैंने एक चीज़ सोच, तुम उतारते रहो, बैकग्राउंड म्यूजिक है। मैंने एक चीज़ सोचा है कि अभी टेस्ट लिया था मैंने, और उसमें टॉप 5 स्कोरर आए थे, मैंने उसको गिफ्ट भी दिया था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि टॉप 5 स्कोरर का जो कॉपी है वो मैं एक बार सारे बच्चों में सर्कुलेट करूँ। देखिए सारे बच्चे देखें कि उसको अच्छे मार्क्स क्यों आए, मतलब कंपटीशन ना करे, बस वो चेक करे कि हमें भी ऐसा लिखना चाहिए था। कैसा रहेगा? बोलो। मतलब तुम एक बार देखना कि मेरे से क्या गलती हुई और इससे क्या अच्छा हुआ, तुम थोड़ा सा ना कंपेयर कर पाओगे। कैसा रहेगा बताओ? तो ये जो टॉप 5 बच्चे हैं जिनको गिफ्ट दिया था, थोड़ा एक बार अपना कॉपी देना तो मुझे, आज मैं बच्चों में सर्कुलेट करूंगा, फिर मुझे वापस दे देना, एक बार तुम लोग देख लेना उसको, ठीक है? चलिए हटाऊं? आइए जी। अच्छा एक बात बताओ, हाँ क्या हो गया? हाँ हाँ पूछो पूछो। हाँ हाँ, ये, अरे हाँ यार ये छूट गया, सही बोल रही हो, पढ़ो तो इसको, पढ़ो तो जल्दी से, ये वाला, ये प्रोवाइजो पढ़ो, ये छूट गया था।
चलो कुछ नहीं है, बस ये है, सुनिएगा, राइट ऑफ रिनाउंसिएशन नहीं मिलेगा। राइट ऑफ रिनाउंसिएशन तुम लोग को याद होगा, रेनाउंस करने का राइट तुम लोग को राइट इशू में दिखाया था कि राइट आपका बनता है पर आप बोलते हैं हम किसी और को अपना राइट ट्रांसफर करते हैं, ये यहाँ नहीं चलेगा, या तो आपको अलॉट होगा नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ या तो अच्छा, यहाँ पर तो जो लोग हैं जिनको शेयर्स अलॉट होना है या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, रेनाउंस नहीं कर सकते। रेनाउंस का मतलब लिख लो, हिंदी में लिखना लिख लो, अपना राइट किसी और को ट्रांसफर करना, अपना राइट किसी और को ट्रांसफर करना, अपना राइट किसी और को ट्रांसफर करना, इसको बोलता है रेनाउंस करना। अपना राइट क्या करना, रेनाउंस। रेनाउंस नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे राइट्स हैं, आपको एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करना रिजेक्ट करो। चले आगे, चलो जी, अब आ जाओ मोड ऑफ पेमेंट। अच्छा एक बात बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर तुम शेयर बेचोगे और तुम्हें पैसे मिलेंगे, पैसे कैसे लोगे, कैश में लोगे, कैश, कैश में लोगे, कैश, कैश। ये जितना भी बोला ना ये सर, ये सब ब्लैक मार्केटिंग वाला सब है, सब है ना, ठीक है, याद रखिएगा। देख नहीं रहे हो क्या लिखा है, नॉट बाय कैश। अच्छा कैश नहीं तो क्या चलेगा फिर, चेक चलेगा, डीडी, अच्छा ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, ये सब चलेगा, बस कैश नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए, याद रखना। ये जितने भी जगह चल रहा है ना, कंपनीज एक्ट हो जाए, सिक्योरिटी लॉ हो जाए, कैश मना कर दिया हर जगह। हर जगह क्या चल रहा है, बैंकिंग चैनल। बैंकिंग चैनल में 3 चीज़ों का बोलोगे क्या, चेक हो गया, डीडी हो गया, या ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर हो गया, वही हो गया बैंकिंग चैनल। क्या हो गया, ऑनलाइन ही तो बचा। चलो आ जाओ। अच्छा तुम्हें पैसा मिला, तुरंत उसको खर्च करना शुरू करोगे या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के बाद, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करने के बाद ही पैसे का इस्तेमाल करेंगे। कैसे पता चला, देखो लिखा हुआ है, ऐसे मैंने बोल्ड बोल्ड कर दिया, तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो ये लिखा ना, जब तक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल ना हो जाए आप पैसे को यूज करेंगे नहीं। क्योंकि देखिए सरकार को पहले बताओ ना, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है, सरकार को बताना कि सर इतने तारीख को इतने लोगों से हमने इतना शेयर्स बेच के पैसा लिया, तो पहले आप सरकार को बताइए, उसके बाद पैसा यूज कीजिए। आगे बढ़े, चलो अब मजा इसमें है छोटा सा रूल 14, लेकिन इसको पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है। चलो इसको अलग से एकदम पूरा घास का ताज पहनाओ इसको, जल्दी 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 इसको बॉक्स बनाओ, एकदम मोटा कर दो इसको। चलो ऐसे इस घास वास बना दो ऐसे, हाँ, अलग दिखेगा ना एग्जाम टाइम में। हाँ ठीक है, पढ़ो इसको, 2 ही लाइन है बस। हो गया, चलो सुनो अब। अच्छा एक बात बताइए, मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी है क्या ये, बोलो, क्या ये मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी है, कैसे पता चला तुमको, नॉट लेस देन, याद है ना, मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी या एप्लीकेशन साइज लिख दो ज़्यादा अच्छा, वो तुम्हारा ऐसे होना चाहिए, या तो ज़्यादा या बराबर कितना, ₹20,000 फेस वैल्यू के हिसाब से, इशू वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू। अब मैं समझाऊंगा इसका मतलब, पहले ये लिख लो। मतलब कम से कम आपको 20,000 रुपये के शेयर्स तो खरीदने पड़ेंगे, इसका मतलब समझ में आया। कम से कम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे, 20,000 रुपये। अच्छा 20,000 रुपये इशू वैल्यू के हिसाब से या फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, दोनों में डिफरेंस होता है। फेस वैल्यू 10 रुपया होता है, इशू वैल्यू प्रीमियम जो बहुत ज़्यादा होता है, नहीं होता है। अभी पब्लिक इशू देख रहे थे हम लोग, कितना 90 गुना, 290 गुना, 10 रुपया फेस वैल्यू था और शेयर का दाम 300 रुपया था, तो 290 टाइम्स क्या हो गया देखा जाए तो इसलिए फेस वैल्यू और इशू वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। तो याद रखना, फेस वैल्यू वाइज कम से कम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे, 20,000 रुपये के शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे। ये समझ में आया। पहले मैं लैंग्वेज बोल देता हूँ, इसको अच्छे से तुम लोग बोलना सीखो। सर प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर कोई भी अगर चाहता है कि उसको शेयर्स मिले तो उसको कम से कम 20,000 रुपये के शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 20,000 जो मैं बोल रहा हूँ वो फेस वैल्यू के हिसाब से है, इशू वैल्यू के हिसाब से नहीं है। इशू वैल्यू कुछ और भी हो सकता है।
अगर कंपनी ने फेस वैल्यू पर शेयर बेचा है तो फेस वैल्यू इशू वैल्यू सेम है, लेकिन कंपनी ने प्रीमियम जो रखा है तो इशू वैल्यू ज़्यादा आएगा, फेस वैल्यू कम आएगा। ये समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ तुम्हें समझ में आ जाएगा। उतार लिया तुमने ये? चलो आ जाओ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ तुम्हें खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या लिखा हुआ है। चलो देखो क्या लिखा, ये देखो, चेक कर लो कि चार्ट है कि नहीं है ना। चलिए इधर देखिए, अब नीचे मत देखना है ना, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर नीचे से नहीं, दिमाग से। चलो शुरू करें। अब ये मैंने हटा दिया, ठीक। अब तुम लोग को बताना है, नीचे से देख के मत बताना, इधर देखो, बुक से नहीं। आइए, शेयर्स के लिए कितना अप्लाई किया है, फेस वैल्यू क्या है। अब मुझे बस ये बताओ तुम, और इशू वैल्यू जो है वो 12 है। कैसे 12 है? 2 रुपया प्रीमियम है। आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू वाइज कितना किया वो? 20,000 का। कैसे? लेकिन इशू वैल्यू वाइज उसका कितना पैसा खर्च हुआ? आप मुझे बस इतना बताइए, पॉकेट से कितना निकलेगा उसके? 24,000। क्योंकि देखिए इस केस में वो 24,000 का पैसा निकालेगा तो वो फेस वैल्यू वाइज 20,000 हुआ। क्योंकि तुम अगर 20,000 रुपया पैसा निकालोगे तो नहीं हो पाएगा ना। अरे भाई, शेयर तो तुम्हें 12 रुपये पर शेयर मिल रहा है ना। तो एक बात बताओ, 20,000 रुपया तुम दोगे तो 20,000 डिवाइडेड बाय 12, उसमें तुमको शेयर्स कम मिलेंगे ना। फेस वैल्यू वाइज कहाँ हो पाएगा 20,000? तुम नहीं समझ पाया कोई बच्चा, पहले समझो इस बात। तुम मुझे बताओ, अगर कंपनी फेस वैल्यू 10 रुपया है लेकिन शेयर बेच रही है 12 रुपये में, तो सच में कितना पैसा निकलेगा तुम्हारी तरफ से? 24,000 निकलेगा। तो 24,000 हुआ इशू वैल्यू वाइज, पर फेस वैल्यू वाइज तो 20,000 है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो अगला, इस बार उसने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो तुम एक बात बताइए, पहले बताओ इशू वैल्यू वाइज उसका पॉकेट से सच में कितना पैसा निकलेगा? लेकिन फेस वैल्यू वाइज वो क्या माना जाएगा? तो चलेगा, पहला दूसरा सिचुएशन दोनों ठीक है, इसका मतलब इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। क्योंकि फेस वैल्यू वाइज तो 20,000 हो रहा है, दोनों ही केस में हो रहा है। वो अलग बात है कि पैसा सच में ज़्यादा निकल रहा है। अरे सच वाला ये है ना, इशू वैल्यू है ना सच वाला। चलो तीसरा, इस बार उसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया। रुको रुको, नहीं, फेस वैल्यू 10 है, इशू वैल्यू 20 है। इशू वैल्यू वाइज तो बन गया पर फेस वैल्यू वाइज नहीं बना। तो थर्ड सिचुएशन में उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा कि नहीं? लेकिन पॉकेट से तो निकला है 20,000। इशू वैल्यू वाइज निकला है 20,000, पर फेस वैल्यू वाइज तो ये 10,000 है। आपको याद होगा सिचुएशन नंबर 3 में ये एक्सेप्ट नहीं होगा। 20,000 निकलता दिखाई दे रहा है, पर 20,000 इशू वैल्यू निकल रहा है, फेस वैल्यू नहीं निकल रहा है। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा था कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो इशू वैल्यू मत चेक करना, फेस वैल्यू चेक करना। समझे? नंबर 4 में 2,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। कंपनी फेस वैल्यू 10 है लेकिन मार्केट में डिस्काउंट पर शेयर इशू किया। अब ये मत पूछ लेना डिस्काउंट पर शेयर इशू अलाउड नहीं है, मैं जानता हूँ, सिर्फ मैंने केस बनाने के लिए ऐसा किया है। अब बताओ, हजर से पॉकेट से तो 16,000 रुपया ही निकला है, पर फेस वैल्यू वाइज तो 20,000 का शेयर हो गया। तो आप मुझे बताइए कौन से सिचुएशन में अलाउड है, किस में अलाउड नहीं है? रुको मैं इसको ऐसे बना, को ज़्यादा ही मोटा हो गया ये। रुको रुको, हाँ अब बोलो किस में अलाउड है, किस में अलाउड नहीं है? हैं? फर्स्ट में अलाउड है? बोलो फर्स्ट में सही माना जाएगा? तो फर्स्ट में हो गया अलाउड, सेकंड में अलाउड, थर्ड में नॉट अलाउड, फोर्थ में अलाउड, अलाउड। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, टारगेट हमारा क्या होना चाहिए था पहले बताइए। ये हमें ये चेक करना है बस। तो एग्जाम में घुमाने के लिए वो लोग क्या करेंगे मालूम है? इशू वैल्यू दिखा देंगे। तुमको इशू वैल्यू से मतलब नहीं है, तुम्हें किससे मतलब है? फेस वैल्यू वाइज वो 20,000 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तुम्हारे बुक में चार्ट बना हुआ, लास्ट वाला जरूर ना, अलाउड नॉट अलाउड वाला। अरे सबको समझ में आया कि नहीं पहले बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको सिर्फ फेस वैल्यू वाइज देखना, इशू वैल्यू से आपका कोई मतलब नहीं है। चलिए हटाऊं, पहला दो सिचुएशन अलाउड, तीसरा नॉट अलाउड, चौथा तीसरा क्यों नहीं अलाउड?
क्योंकि इशू वैल्यू तो 20,000 आ रहा है पर फेस वैल्यू 10,000 आ रहा है, थोड़ा सा रह गया है। आइए अगला हेडिंग, टाइम पीरियड। अच्छा एक बात बताओ, ये टाइम पीरियड सब जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये सब तो मैंने अपना लिखा है। ये तुम्हारा लगता है बेयर एक्ट में ये सब होता है? बेयर एक्ट में तो हेडिंग ही नहीं होता है, वो तो 1 2 3 4 5 6 लगातार लिखते हैं। तो ये मैंने अपने तरफ से जोड़ा है, बाकी ये सबसेक्शन 5 है, 42 सबसेक्शन 5। आइए एक बात याद रखना। अच्छा एक बात, एक प्राइवेट प्लेसमेंट चल ही रहा है और उसी बीच में दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट ले आए, अलाउड होगा? या पिछला को पहले खत्म करना पड़ेगा? या तो पिछला कंप्लीट हो गया हो या पिछला विड्रॉ हो गया, मतलब पिछला पहले खत्म करना पड़ेगा तभी नए से तुम्हारा बात बनेगा। पुरानी शादी पूरे तरीके से खत्म हो तभी नई शादी अलाउड है हिंदू धर्म में, मालूम है ना? पहले डिवोर्स है। अच्छा अच्छा, देखा स्पेशल कमेंट आया ना, मैंने बोला था ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ स्पेशल कमेंट आता है। अच्छा लेकिन एक तो कौन तो है वो, मैं देखा यूट्यूब पे वो 2 वाइफ है उसकी, वो क्या है मतलब हिंदुज्म से जुड़ा हुआ है या इस्लाम से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम धर्म से? क्योंकि शायद मुस्लिम धर्म में तो अलाउड है ना शायद एक से ज़्यादा बीवी, लेकिन हिंदू धर्म में अलाउड नहीं है। तो बताइए वो कौन है? अरमान मलिक नाम है उसका? अच्छा चलो, मतलब हिंदू ही है वो? अच्छा मतलब शादी करने के लिए वो कन्वर्ट हो गया। अच्छा अच्छा, शादी कर लिया वापस हिंदू में कन्वर्ट हो जाएगा तब? अच्छा ये अलाउड नहीं है तब? कुछ बच्चे सोच रहे अपना एक तो कर नहीं रहे हैं और रूट देख रहे हैं 2 का, है कि नहीं? चलिए खैर, ये यही कहानी है। जब तक पुरानी शादी पूरे तरीके से खत्म ना हो जाए नई शादी के बारे में सोचना नहीं है। बस शादी को रिप्लेस कर दो कौन से वर्ड से? प्राइवेट प्लेसमेंट से। तो या तो देखो, ये देखो ध्यान से, या तो अर्लियर हैज़ बीन कंप्लीटेड मतलब पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए, या वो विड्रॉ ही हो जाए, मतलब या तो डिवोर्स मिल गया या पुरानी बीवी को मार दी, मतलब सॉरी मतलब तभी नई शादी के लिए सोचेंगे आप। चलिए ये लिखा हुआ है विड्रॉन और अबेंडन। अबेंडन का मतलब भी क्या हो जाना? छोड़ देना। ठीक, चलिए आगे चले। अच्छा एक प्रोवाइजो आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइजो, अच्छा इधर देखो, पढ़ लिया तुम लोगों ने? थोड़ा जल्दी पढ़ा करो। अब इसमें कीवर्ड्स कौन है? आइडेंटिफाई पर्सन, ओहो। और कीवर्ड्स क्या है? हाँ यस 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 यस, ये है। जानबूझ के कभी कभी मैं बोल्ड नहीं करता हूँ कि मेरा बच्चा भी तो कुछ करेगा। मेरा बच्चा मतलब तुम लोग। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो इधर देखो, ये बच्ची है देखो इधर, नाम भूल जाता हूँ, गीतांजलि। गीतांजलि को मैं साल में 4 बार प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहा हूँ, चलेगा? एक ही आइडेंटिफाइड पर्सन को 4 बार दे रहा हूं, मोर देन वंस। अरे भाई 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रहा ना? तो उसमें लिखा हुआ सब्जेक्ट टू अ लिमिट, कहीं लिखा हुआ शुरुआती क्या सब्जेक्ट टू अ लिमिट लिखा है, सब्जेक्ट कहीं सब्जेक्ट टू मैक्सिमम नंबर, मतलब 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 200 तक चल रहा है तो मैं इसको 17 बार करूं, क्या दिक्कत है? तो मैं 17 बार अलॉटमेंट कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत। मतलब इसका मतलब एक आइडेंटिफाइड पर्सन को बार बार भी अलॉटमेंट हो सकता है, बशर्ते कि आपका वो जो बोला कि 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो होना नहीं चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अच्छा ये बताओ, बात बताओ, ये इसको 4 बार शेयर दिया, ये 4 बार में गिनती आएगा कि एक ही बार में आएगा? नहीं, वो 4 बार में आएगा। इवेंट तो 4 बार हो गया ना। अगर एक बार बताओ इसकी गिनती एक ही बार होनी थी तो ये लिखने की क्या, जो ये क्यों याद दिला रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन? अगर इसकी गिनती एक ही बार होनी थी, क्योंकि वो इंसान एक है तो इसको गिन रहे हैं एक ही, तो फिर वो ऊपर याद क्यों दिला रहा है कि मैक्सिमम नंबर का ध्यान रखना? इसका मतलब इसको जितने बार देना है उतना बार गिना जा रहा है। तो आप एक को बहुत बार दे सकते हैं, बशर्ते जितने बार देंगे उतने बार गिनती में वो आएगा, और गिनती का बस ध्यान रखना कि 200 से ज्यादा ना हो जाए। क्योंकि सुनो 99 लोगों को दे चुका हूं, इसको 2 बार दिया तो 101 हो गया। नहीं समझ में आया? और ये अलाउड है क्योंकि अभी 101 ही हुआ, 200 का सफर बाकी है। अच्छा 199 पे चल रहा हूं और तब इसको 2 बार दिया तो एक ही बार दे सकते हैं, तो हो गया सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम नंबर। छोटी छोटी बातें केस बना के एग्जाम में आ सकता है, ये बात समझ में आया?
किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना, मैं समझ सकता हूँ कि फोकस बहुत देर रखना पड़ता है क्लास में। अब देखो चूंकि सेक्शन छोटा सा है पर बहुत बार घुमा फिरा के आ रहा है, सिंपल सिंपल नहीं है, तो इसे फोकस रखना पड़ेगा। क्या करेंगे, सीएस बनना है ना, कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, है कि नहीं, खूब शादियां रचाएंगे। हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मतलब राइट इशू बोनस इशू में वो एग्जिस्टिंग माना जाता है, तब क्या। चलिए कोई दिक्कत। देखो उसकी गिनती अलग है, इसकी गिनती अलग है। यहाँ जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो एक बार उसको मार्च में शेयर दिया, एक बार अप्रैल में दिया, तो 2 बार प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया ना। तो आप समझो इवेंट तो 2 बार रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़े, हेडिंग बोलो। चलिए जी, पढ़ लिया। अच्छा एक बात बताओ, पैसा ले लिया, क्या ले लिया, पैसा, ये लो यहाँ पैसा ले लिया, देखो ये आ गया, टारगेट पे रखो, पैसा ले लिया। पैसा लेने के बाद कितने दिन में शेयर दे दोगे उनको, 60 डेज में उनको शेयर दे दो भाई। अगर 60 डेज के अंदर शेयर नहीं दिए तो सुनिए, वापस करो पैसा। कितने दिन में वापस करो पैसा, 15 दिन में। 15 दिन कहाँ से गिनोगे, 60 डेज खत्म होने के बाद। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ 60 + 15 = 75। तो 75 डेज तक विदाउट इंटरेस्ट वापस करो। लेकिन 75 डेज से ज़्यादा हो गया तो फिर भाई 12% इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ तक जो पैसा दोगे +15, तो ये रिफंड करोगे विदाउट इंटरेस्ट। क्या है, विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन इसके बाद अगर दोगे तो विद इंटरेस्ट, रिफंड है ना ये, समझ में आ गया। अच्छा बताओ, मैंने 77 डे में पैसा वापस किया, इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा एक चीज़ और बताओ, मैंने 77 डे में पैसा दिया तो इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा, 75 2 77, मतलब 2 दिन का इंटरेस्ट, या 60 ही दिन से गिनती हो जाएगा, तो 17 दिन का इंटरेस्ट। बोलो, मतलब 75 से 2 77, 77, 75 से 2 बढ़ेंगे तो 77 आएगा। तो सिर्फ 2 दिन का इंटरेस्ट, या जब इंटरेस्ट लगेगा तो 60 से लगेगा। कहाँ लिखा हुआ है कि 60 से लगेगा, समझे। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, किसी को समझ में आया तो देखो इधर, पैसा लिए ना, है ना, ये हो गया रिसीट ऑफ, बोलो, रिसिप्ट ऑफ शेयर अप्लीकेशन मनी। इसे कितने दिन के अंदर पैसा शेयर अलॉट कर देना, अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। अलॉटमेंट नहीं हुआ तो +15 दिन दे रहा हूँ, जो हो जाएगा कितना, 75 डेज तुम रिफंड करो, है ना, विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन 75 डेज से अब आगे बढ़ोगे तो इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, नहीं इंटरेस्ट लगेगा यहीं से। ये समझ में आया। चलिए जी, अब एक प्रोवाइजो और आ रहा है, पढ़ो तो, इसको अलग कर दो। अच्छा ध्यान से सुनिएगा जब मैं बोल रहा हूं, जो भी ये पैसा आएगा आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में, क्या डायरेक्टर अपने अकाउंट में रख सकता है, नहीं, उसको आपको रखना पड़ेगा सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल बैंक। इसका मतलब ये स्क्रो हो गया, सब बाई बैक पढ़ा के बैठाया है ना। जब ये स्पेशल बैंक अकाउंट खुलते हो तो क्या बनता है, वो स्क्रो, देखिए स्क्रो अकाउंट खुलेगा और वो पैसा उसी में रखा जाएगा। और कब तक, जब तक कि अलॉटमेंट ना हो जाए या जब तक रिफंड ना हो जाए, ये है ना। अरे या तो तुम अलॉटमेंट किए होगे या तुम क्या किए होगे, रिफंड। अच्छा अलॉटमेंट कर दिए तो शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, नहीं समझे। लेकिन अगर तुम अलॉटमेंट नहीं किए तो रिफंड होगा। तो इसका मतलब अलॉटमेंट तक इंतजार कीजिए, अलॉटमेंट होने के बाद ही उस शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट से पहले नहीं। तुमको याद होगा अलॉटमेंट पे ही शेयर्स का जन्म होता है, तो पहले शेयर्स का जन्म होने के बाद शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना पैसा। और जब तक शेयर अलॉटमेंट ना हो जाए तब तक वो पैसा एस्क्रो में रहेगा। कहाँ रहेगा, एस्क्रो में, क्योंकि अभी पता नहीं है ना कि कंपनी का वो कैपिटल बनेगा कि नहीं। क्या पता रिफंड की नौबत आ जाए तो पैसा एस्क्रो से रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर अलॉटमेंट हो गया तो तब वो एस्क्रो से उठ के कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। बचपन में पढ़े तो होगे तुम लोग अकाउंट्स में कि जब पैसा आता है तो पहले रखते हैं, लेकिन पहले अकाउंट में रखते हैं, जब अलॉटमेंट हो जाता है तब वो जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो वही लिखा हुआ देखो। अच्छा कहीं और खर्च वर्च करेंगे जब तक ये पैसा,
आप खर्च ही नहीं कर सकते तब तक कि जब तक कि अलॉटमेंट होगी उस शेयर कैपिटल अकाउंट में ना चला जाए, तुम्हारे कैपिटल का पार्ट ना बन जाए। जब कैपिटल का पार्ट बनेगा तब ना कंपनी का पैसा हुआ वो। जब तक एस्क्रो में है इसका मतलब वो वेटिंग पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? वेटिंग पे। कहीं लिखा होगा यूटिलाइज नहीं कर सकते पैसा? कहाँ लिखा हुआ देखो तो? शैल नॉट बी यूटिलाइज। बस ये इस दोनों के लिए होगा, या तो अलॉटमेंट के नाम से होगा या रिफंड होगा, और किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। कब तक? जब तक वो एस्क्रो में। अच्छा, एस्क्रो से कैपिटल अकाउंट में आ गया अब, तो यहां पे लिखना चाहते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? ट्रांसफर्ड इनटू, बोलो, इनटू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे अलॉटमेंट करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट में चला जाता है ना पैसा। बाकी ये मॉड्यूल सेकंड में अकाउंट्स में तुम पढ़ोगे, न्यू सिलेबस वाला तो आज मॉड्यूल फर्स्ट में ही पढ़ लेगा। न्यू सिलेबस में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कंपनी लॉ पढ़ा रहा है, साथ में कंपनी अकाउंट्स भी पढ़ा रहा है। ये ज़्यादा अच्छा है ना। ये मेरे लिए तो न्यू सिलेबस बहुत बड़ा अच्छा है, बड़ा शांत है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। ओल्ड सिलेबस में बहुत दिक्कत है। लॉ पढ़ाते हैं कहाँ? मॉड्यूल फर्स्ट में। और अकाउंट्स पढ़ाते हैं कहाँ? मॉड्यूल 2 में। चलिए जी, हेडिंग बोलो। अच्छा एक बात बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट जब करोगे तो एडवर्टीजमेंट कर पाओगे? मार्केट में एडवर्टाइज कर रहे हैं, आइए हमारे शेयर्स लीजिए। आज तक तुमने प्रोस्पेक्टस छपते देखा, पीपीओएल छपते देखा कभी? क्यों? जब तुम पब्लिक को इनवाइट करोगे तो पब्लिक इशू ना मान लिया जाएगा यार। यहाँ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को कुछ भी बोलोगे तो वो तो चोरी छिपे ही होगा ना, मतलब गुपचुप ढंग से होगा ना। तो एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। कौन सा एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे आप? पब्लिक एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, किसी मीडिया का इस्तेमाल, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एजेंट्स, जिससे कि पब्लिक को बताया जाए, ये सब एकदम नहीं होना चाहिए। ना 1 होना चाहिए ना 2 होना चाहिए, समझे? कुछ भी नहीं होना चाहिए। कहा सर कहाँ लिखा हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए? शुरू से नेगेटिव है। नो। तो बोलो दोनों चीज, ना तो तुम पब्लिक एडवर्टीजमेंट करोगे और ना ही तुम किसी का इस्तेमाल करोगे, है ना। जैसे कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन सब का इस्तेमाल कर लेते हैं। बात बात में बोल दिया, आपको मालूम है प्राइवेट प्लेसमेंट आ रहा है उसका, अब उसी को देखने वाले सब जान गए, तो ये अलाउड नहीं है। पब्लिक इशू नहीं है ना ये क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। आइए हेडिंग बोलो। अच्छा एक बताओ, एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हम लोग पढ़े थे PS3, और ये एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पर है। एक्चुअली ये भी PS3 वाला ही है, पर चक्कर है वहां 30 दिन में होता था ना, भूल गया। वहां कितने दिन में होता था? 30, यहाँ 15 दिन है। या कितना दिन है? 15। मतलब अगर तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट किया तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देरी से जाएगा, जल्दी जाएगा? जल्दी जाएगा। तो आ जाओ, जिस दिन तुमने शेयर्स अलॉट किया उससे कितने दिन के अंदर? 15 डेज के अंदर आपको एक बनाना है। PAS3 ही होगा, बस उसमें अटैच होगा PAS4 और PAS5। मैं लिख ही देता हूँ, रुको। अरे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तो PS3 होता है। PS3 प्लस PAS4 प्लस PAS5, ये तीनों एक साथ जाएगा। किसको जाएगा? फाइल टू ROC। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब PS3 तो सब जानता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट होता है। PS4 क्या होता है भाई? तो PS4 याद है, पपोल। तो पपोल ला के ही तो तुम अलॉटमेंट की हो ना, तो पपोल भी अटैच कर दो, जिससे कि ROC को पता चल जाए कि ये जो अलॉटमेंट हुआ है किसके थ्रू हुआ है? पपोल के थ्रू हुआ है। ये समझ में आ गया? और PAS5 क्या है भाई? तो ये है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। तो ये हो गया रजिस्टर ऑफ PP, रजिस्टर ऑफ PP, रजिस्टर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर कंपनी साल में कभी भी प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी तो उसका सारा रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन करेगी? एक रजिस्टर पे, जिसका क्या नाम होगा? रजिस्टर ऑफ PP, PAS5। तो जो रजिस्टर में बनाओगे वही उसको अटैच कर दो। नहीं करोगे अटैच? क्लियर है जी? चलिए, और तो दो ही चीज होता है, हर चैप्टर में दो चीज मिलेगा। एक तो रजिस्टर मेंटेन करने के लिए बोलेगा, जिससे बाद में ऑडिट हो सके। क्या हो सके? ऑडिट। और एक फाइलिंग के लिए बोलेगा। फाइलिंग दिखा दिया, और क्या दिखा दिया? रजिस्टर भी दिखा दिया। बाकी उसमें क्या क्या लिखोगे याद होगा, ये सब तुम लोगों को PS3 में पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ा दिया था? चलो बताओ क्या क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 चीजें, पांचों बोलो। अब कितना पेज बचा?
एक, ठीक है। चलिए, पेनल्टी भी है कहाँ? हाँ आ रहा, ठीक है। सबसेक्शन 8 हो गया। अब सबसेक्शन 9, चलो सबसेक्शन 8 को ही इस दोनों लाइन से जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि PS3, PS4, PS5 तीनों एक साथ जाएगा ना। चलो बीच में पेनल्टी। अच्छा नहीं फाइलिंग किए तो, ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइलिंग नहीं किए तो, जल्दी बोलो। तो कंपनी, उसका प्रोमोटर, उसका डायरेक्टर 1000 रुपया प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा, जो कहां तक जा सकता है? 25 लाख रुपए तक जा सकता है, ठीक है। याद रहेगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? आगे चलें? चलो जी, आगे 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 आगे। अरे आ गया सब सेक्शन 10। ये उन बच्चों के लिए है जो आज क्लास नहीं आए हैं। क्लास क्यों नहीं आए? वो क्या दे रहे हैं? इंटरनल दे रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए एक्सटर्नल हो जाएगा ये सब, है ना। या तो वो गूगल ड्राइव से अपना पढ़ के उसको खत्म करेंगे, और नहीं खत्म किए और गलती से क्या बन गए? CS, तो वो तो गलती कर देंगे। जहां उसे कंपनी में क्या हुआ? अच्छा तो पब्लिक इशू बार बार आता है या प्राइवेट प्लेसमेंट? अरे प्राइवेट प्लेसमेंट बार बार होता है। पब्लिक इशू से पब्लिक कंपनी लाती है, वो कभी कभी लाती है। तो इसका मतलब हर कंपनी अपना कैपिटल किस रूट से बनाती है? प्राइवेट प्लेसमेंट से सबसे ज़्यादा बनाती है। अब वहाँ पर मालूम चला क्या कर दिया? गलती। तो जो आज फिजिकली एब्सेंट है या फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली एब्सेंट है, देख मुझे रहा है, सोच कुछ और रहा है कि नहीं? देख मुझे रहा है, सोच कुछ और रहा है। होते हैं कुछ लोग, कुछ लोग को तो मैं उसके सामने ही बोलूंगा ना तो भी कुछ उसके जो ना उसको ऐसे करना पड़ता है। बहुत बार ऐसे करने पे भी वो नहीं सोचते, क्योंकि बहुत गहरा सोचते रहते हैं। वो थप्पड़ मारना पड़ता है उसको, तब जाके वो हटता है वहां से। अच्छा, ओवर थिंकर होते हैं वो। अच्छा ऐसा भी नहीं, कभी कभार मैं भी सोचने लगता हूँ। जैसे मैं भी कभी कुछ वीडियो में कभी कभी देखे हो, कभी कभी जब तुम लोग चार्ट वाट नहीं उतारते हो तो मैं कुछ सोचना, इसलिए मैं सोचना चाहता ही नहीं हूँ, बीच बीच में बोलता रहता हूँ कुछ से कुछ। ज़्यादा सोचना बेकार है, मालूम है। चिंता चीता समान है। आइए, कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी। तो याद रखिएगा, जो बच्चे सेक्शन 42 को ठीक से नहीं पढ़े उनके साथ ऐसा हो सकता है। सुनिए, वो तो डूबेंगे ही, कंपनी को भी लेके डूबेंगे। तो सबसे पहले कंपनी, उसका प्रोमोटर, उसका डायरेक्टर। सुनो, उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगा, सुन लो, इसमें दो है, 1 और 2, विच एवर इज लोअर, है ना। पहला क्या है? जितना पैसा तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाया उतना का पेनल्टी, या 2 करोड़, विच एवर इज लोअर। एग्जाम्पल, अगर पैसा उठाया प्राइवेट प्लेसमेंट में 10 करोड़, तो बोलो तो पेनल्टी कहां तक? अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट में पैसा उठाया 50 लाख, समझ में आ गया? तो जितना पैसा तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाया, एक तो रिफंड तो करवाया ही होगा, ऊपर से उतने का पेनल्टी भी लगेगा, और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर। याद रहेगा? चलिए, अच्छा सिर्फ इतना ही है कि रिफंड भी करना पड़ेगा? तो सोचो, इसका मतलब क्या? जैसे मान लो तुम 50 लाख, देखो इधर 50 लाख का पीपी किए, 50 लाख का क्या किए? पीपी, और तुमने सेक्शन 42 को माना नहीं, तो 50 लाख रिफंड तो हो ही गया, प्लस 50 लाख तक का तुम पर क्या लग सकता है? पेनल्टी भी लग सकता है। अच्छा एक बात बताइए, रिफंड कितने दिन में करोगे? 30, यहाँ पे 30 डेज में, अगर सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो। चलिए जी, बाकी ये तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगर तुमने सेक्शन 42 को नहीं माना तो जो पेनल्टी पनिशमेंट है वो तो बताया ही, और भी एक है, याद रखिएगा। अगर अपने प्राइवेट प्लेसमेंट के सेक्शन को नहीं माना तो माना जाएगा जैसे वो पब्लिक इशू है। क्या है? पब्लिक इशू। और अगर वो पब्लिक इशू है तो तुमने कंपनीज एक्ट का प्रोस्पेक्टस से जुड़ा हुआ SCRA, सेबी एक्ट, इन सबको क्यों नहीं मांगा? इन सबको क्यों नहीं माना? तो ये बड़ा भयंकर होने वाला। तो इसलिए बहुत सोच समझ के सेक्शन 42 को टच कर दें। प्राइवेट प्लेसमेंट जब भी लाएं, सेक्शन 42 के अंदर के सारे कंडीशंस को आप माने। अब मुझे तो याद ही हो गया, मैं बताऊं सेक्शन 42 में क्या क्या है। सर सेक्शन 42 में पहले बोला पब्लिक इशू को टच मत करना भाई। दूसरा, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को देना, जिसको हम आइडेंटिफाइड पर्सन बोलते हैं। तीसरे में आओगे, अगर हम ऐसे देखते चले तो आप मिलता जाएगा। सबसे पहले बोला है कि भाई 200 लोगों से ज़्यादा को मत देना। बाकी हाँ, ये जरूर है कि 200 में
QIBs और वो एम्प्लॉय जिसको ESOP के अंदर शेयर्स दिए गए हैं उसकी गिनती नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बोलता PPOL लाना भाई PAS 4 में, और अनाउंसमेंट का राइट मत देना, है ना। उसके बाद SR पास करना, बाकी 2 जगह अगर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है और QIBs है तो साल में एक बार पूछ लेना चलेगा। उसके बाद पेमेंट में कैश मत लेना भाई, बाकी जो लेना ले लो, कैश मत लेना। अच्छा, जब तक अलॉटमेंट ना हो जाए, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल ना हो जाए, पैसा यूज़ मत करना। और किसी भी इन्वेस्टर से कम फेस वैल्यू वाइज 20,000 रुपया तो लेना ही, उससे कम का तो बात बनेगा ही नहीं, ठीक है। बाकी आप पुराना कोई पीपी चल रहा है, पहले उसको बढ़िया ढंग से ख़त्म कर लो, टर्मिनेट कर लो, अबेंडन कर लो, जो भी करना है उसको ख़त्म करो, तभी नया पीपी आएगा। ऐसे ये नहीं कि पुराना भी चल रहा है नया भी चल रहा है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। बाकी एक ही इन्वेस्टर को आप एक से ज़्यादा बार भी पीपी कर सकते हैं, बशर्ते 200 का लिमिट जो है उसका ध्यान रखें। यही था ना। बाकी आपको रिटर्न ऑफ कितने दिन में अलॉटमेंट कर देना, 60 डेज में, नहीं करोगे 15 दिन के अंदर पैसा लौटाओ। 75 डेज तक पैसा लौट जाना चाहिए, 75 से ऊपर हुआ इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाओ। इंटरेस्ट जब भी लगेगा तो 7 दिन के बाद से लग जाएगा। यही कहानी था। बाकी जो भी पैसा आए उसको एस्क्रो अकाउंट में रखो जब तक कि अलॉटमेंट ना हो जाए और या रिफंड ना हो जाए, उसको आपको एस्क्रो में ही रखना है, एडवर्टीजमेंट मत करना भाई। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट PS3 प्लस PS4 प्लस PS5। PS5 क्या है? रजिस्टर ऑफ पीपी। PS4 क्या है? PPOL। और PS3 में तो फाइलिंग होता है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कर देना, नहीं करोगे तो छोड़ूंगा नहीं। कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टी, भाई जितना तुमने पीपी किया उतना या 2 करोड़ विच एवर इज लोअर तक का पेनल्टी लग सकता है, 30 दिन में पैसा वापस भी करना पड़ेगा। और बाकी अगर मैंने जितना भी बोला इसको नहीं मानोगे तो वो पब्लिक इशू माना जाएगा। और अगर पब्लिक इशू है तो कंपनीज एक्ट, SCRA, SEBI एक्ट को तुमने माना क्यों नहीं। ठीक है जी, चलिए जी, प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म। प्राइवेट प्लेसमेंट खत्म। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये इस चैप्टर का नहीं है, जबरदस्ती इस चैप्टर में डाल दिया मैंने। एक्चुअली मुझे कहीं जगह और मिला नहीं किसी चैप्टर में, तो ये चैप्टर थोड़ा खाली नज़र आया तो इसी में मैंने इसको डाल दिया। आइए, अब ये अलग है, इसको बॉक्स बना दो, ये अलग है ये। हाँ, ये जरूर है कि PSE है, देख नहीं रहे रूल का नाम। ठीक है, बताओ ये शुरू से था या 2018 में नया आया? कैसे पता चला? किस रूल में अमेंडमेंट है? कंपनीज PAS अमेंडमेंट रूल 2018। इसका हेडिंग पढ़िए आप, ये बहुत क्रांतिकारी स्टेप है ये। 5 स्टार रेटिंग दे देना इसको। पढ़ लिया? चलो अब सुनो, डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब पिछली क्लास में पढ़ा है मुझे लग रहा है। ई शेयर्स लिखो जल्दी से। हो गया? आइए इधर देखिए, फिर से वही बात। शेयर्स 2 तरीके के होते हैं, पहला बोलो फिजिकल शेयर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक। दूसरा ई शेयर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? डीमैट शेयर्स। अब सुन लो बस इसको, जो मैं बताना चाह रहा हूँ याद रखना। फिजिकल शेयर तो दोनों ही कंपनी इशू कर सकती है, प्राइवेट भी पब्लिक भी। ठीक है जी। पब्लिक आप जानते हैं 2 तरीके की होती है, अनलिस्टेड और लिस्टेड। सबसे बड़ी कंपनी कौन है? तो याद होगा ये जो फिजिकल शेयर्स है ना, ये तो सब इशू कर सकता है, प्राइवेट भी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी और लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, अब आओ मेन कहानी किसके लिए है? ई शेयर्स। ई शेयर्स के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, 200 लोग होते हैं, लिस्टिंग होता नहीं है तुम्हारा, तो लिस्टिंग क्या हवा में कराओगे? हैं? अब 200 शेयर्स को क्या ट्रेडिंग होगा वहाँ पे, बताइए? ये सिर्फ किसके लिए? पब्लिक। अच्छा सुनो, आज तक कहानी ये था कि पब्लिक में 2 तरीके का, अनलिस्टेड और लिस्टेड। अब सुनना अच्छे से, आज तक ये कहानी चलती थी, 2018 से पहले का भला लिख रहा हूँ, पहले साथ में चार्ट में उतारने लगना। इनके लिए नहीं था, सिर्फ इनके लिए था।
मतलब 2018 से पहले क्या कहानी चलती थी, सिर्फ लिस्टेड कंपनी क्या इशू कर सकती है, ई शेयर्स। लेकिन 2018 में ये वाला रूट अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी दे दिया। बात समझ में आ गया? तो अब याद रखिएगा, ई शेयर्स कौन इशू कर सकता है, सारी पब्लिक, चाहे वो अनलिस्टेड हो या लिस्टेड। अब रुको, पहले अनलिस्टेड के लिए कौन सा है ये, रूल नंबर 9A, और लिस्टेड के लिए तो तुम्हारा सेबी का लॉज, सेबी लॉज। तो सेबी लॉज ने तो पहले ही बोला हुआ था कि जितने लिस्टेड कंपनीज हैं उनको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स ही देना है। वो अलग बात है, कोई अगर रीमेटलाइज करा के उसको फिजिकल में बदलना चाहे तो बदल सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए भी अलाउड हो गया है। अनलिस्टेड को भी बोल दिया है कि अब आप भी शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक में ही देंगे, है ना। हाँ, किसी की मर्जी है, कोई कहता है शेयर होल्डर कि नहीं मुझे फिजिकल शेयर्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, फिजिकल में, दैट इज रीमेटलाइजेशन। अच्छा रुक जाओ और सुन दो पहले, फिर लाइन बाय लाइन टैली करा दूंगा। अच्छा, लेकिन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पहले से तो शेयर्स उनके फिजिकली चल रहे थे, तो क्या उनको डीमेटलाइज करना पड़ गया होगा 2018 में? उनको अपने सारे शेयर्स को क्या करना पड़ गया था, डीमेटलाइज करना पड़ गया था। अच्छा, अब 2023 में चल रहे हैं, अब आज के डेट में कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेयर इशू करेगी ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक शेयर। अगर किसी को चाहिए फिजिकल शेयर्स तो उसके लिए स्पेसिफिकली कंपनी को बोले, फिर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक को बदलेगी फिजिकल में। जनरल रूल हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक, किसके लिए, लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड। इंपॉर्टेंट है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं। 200 तो शेयर होल्डर हैं, तुम क्या करोगे उसको, उतारना है, जल्दी उतार लो। तो अब सारी पब्लिक कंपनी वेदर इट इज अनलिस्टेड और लिस्टेड, सबको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इशू करना है। हाँ, लिस्टेड सेबी के लॉ की वजह से, और अनलिस्टेड रूल 9A से। पर बोलोगे सर ये जो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की दुनिया, आपने बोला था सिक्योरिटी लॉ से चलता है, किससे चलता है, सिक्योरिटी लॉ से चलता है। तो ये तो कंपनीज एक्ट में दिखा दिया आपने, तुम जरा पढ़ोगे ना, बार बार सिक्योरिटी लॉ में भेजेगा तुमको। इसलिए तो कंपनी सेक्रेटरी का रोल अब बढ़ गया, क्योंकि कंपनी अनलिस्टेड है पर उसको चूंकि इलेक्ट्रॉनिक शेयर इशू करना है। इलेक्ट्रॉनिक शेयर कैसे इशू होगा, एज पर सिक्योरिटी लॉ, और सिक्योरिटी लॉ जानता कौन है, CS। आप याद रखना, कंपनी लॉ तो CA भी जानता है, CWA भी जानता है हल्का हल्का, पर सिक्योरिटी लॉ तो भारत में सिर्फ एक ही जानता है, दैट इज CS, जो तुम मॉड्यूल 2 में पढ़ोगे। सिक्योरिटी लॉ तो भयंकर सब्जेक्ट है, शानदार, मजेदार, ऐतिहासिक, क्रांतिकारी, करोड़ों अरबों का सब्जेक्ट है वो सिर्फ CS जानता है, तो उसको CS अपॉइंट करना ही पड़ता है। तो इसलिए तो कंपनी सेक्रेटरी की अब वैल्यू बढ़ रही है। 1-2 दिन में एक वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, फिर से सिक्योरिटी लॉ में एक काम हुआ है कि ऑडिटर का नाम काट के फिर से सेक्रेटरी ऑडिटर कर दिया। अभी एक वीडियो मैंने बनाया था, उस समय उसका 5-6 हज़ार व्यूज़ गया था कोरोना के टाइम में। अब ये वीडियो बनाऊंगा, इसको भी तुम लोग फैला देना पकड़ के। एकदम मजा कहाँ पर है, मजा इसमें नहीं है कि CA/CS करे, CA काट के CS करे। तो अमेंडमेंट नहीं चाहिए हमें, रिप्लेसमेंट चाहिए। क्या चाहिए, रिप्लेसमेंट। आपको मैं करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा उसका अलग से। और बायबैक वाले में ही हुआ है, तो बायबैक तो तुम लोगों को पढ़ा दिया था। तुमको याद है बायबैक के सेबी वाले रेगुलेशन में स्टैच्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट था। अब मैं वहां पे बोला भी था, शायद मैंने उस वीडियो में देखना, मैंने बोला था, वहां रुका था कुछ देर, मैंने बोला था कि सेक्रेटरी ऑडिटर यहाँ होना चाहिए और सेबी तक ये बात पहुंचाना। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे, और वो हो गया। किसी बच्चे ने मुझे भेजा है उसका फोटो खींच के कि सर अब यहाँ पर जो आप चाह रहे थे बायबैक में वो हो गया। लगता है सेबी आपका बात सुन लिया। कहीं बायबैक मैंने यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ा दिया था, लेकिन वो यूट्यूब पे वो बोला नहीं था। लगता कोई सेबी का है इस क्लास में, मेरी बात सेबी तक पहुंचा रहा है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में, हाँ मतलब वो रहे, अकाउंटिंग की बात है तो हम क्या ही सर्टिफिकेट देंगे, अकाउंट हमें कहाँ आता है। हाँ, लेकिन ये है कि 1-2 हमारा भी होना चाहिए। नहीं, अकाउंट्स के मामले में तो मैं जानता ही हूँ, अकाउंट्स में वो करे, साइन हम बाद में कर देंगे, वो अलग बात, पर एक बार वो देख लें, क्योंकि फंस जाएंगे ना हम लोग। अरे बड़े बड़े बैलेंस शीट इतने भयंकर होते हैं कि हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से, ये कहानी। चलिए हटाऊं क्या, लिख लिया तुमने। तो रूल 9A आने के बाद क्या अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी शेयर, इलेक्ट्रॉनिक शेयर इशू करना है? यस। अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊं, चलो भाई आ जाओ। रूल 9A नाम से लग रहा है ये क्या है, अमेंडमेंट है। आइए, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, चलो सबसे पहले इसको बॉक्स बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, लिस्टेड पहले से शामिल है ना। अच्छा, कुछ बच्चा इसको उल्टा मत पढ़ लेना कि सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ला सकती है, तो कंपनीज एक्ट है ना, सेबी के लॉ में जाओगे तो वो ऑलरेडी बोले हुआ है कि लिस्टेड कंपनी को तो हमेशा कौन सा शेयर देना है, डीमैट शेयर्स। डीमैट मतलब इलेक्ट्रॉनिक शेयर।
तो मैंने अपने चार्ट में तो सारा ही लिख दिया था। आइए देखो, शैल क्या वर्ड है, शैल। अच्छा ऑप्शनल है या मैंडेटरी? इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन डिमेटलाइज्ड फॉर्म, मतलब हद हो गया। अब तो इनको कहा है कि शेयर आपको फिजिकल देना ही नहीं है, शेयर्स आपको इलेक्ट्रॉनिक ही देना है। अच्छा कोई शेयर होल्डर है कह रहा नहीं नहीं मुझे इलेक्ट्रॉनिक शेयर पसंद नहीं है, तो आप लिखो कंपनी को कि हमें इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स नहीं चाहिए, कंपनी उसको रीमेटरलाइज करेगी और फिर आपको फिजिकल शेयर देगी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो जनरल रूल आप क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। पहले ये समझ में आया? अच्छा ये कंपनी तो 2018 के बाद कवर अप हुई है, तो 18 से पहले तो था नहीं, तो 18 से पहले वाले जितने शेयर थे उसका क्या कराना पड़ेगा आपको, डीमेटलाइजेशन कराना पड़ेगा। और देख लो डीमेटलाइजेशन के लिए कंपनीज एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, डिपॉजिटरीज एक्ट, तुम लोगों को बताया था मैंने, तो घुस गया। अब डिपॉजिटरीज एक्ट में क्या फंक्शन है वो तो कंपनी सेक्रेटरी जानता है ना, तो अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना ही पड़ेगा। और सुनिए अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018 है, सेबी आरटीए रेगुलेशन जो है, ये मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होगा एज इट इज। पता है नहीं था मुटेटिस मुटेंडिस, है ना, मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होगा एज इट इज। इसका मतलब देखा जाए तो लिस्ट अनलिस्टेड कंपनी पे भी थोड़ा सा लिस्टेड कंपनी वाला लॉ लगना लगा। सिक्योरिटी लॉ नहीं लग रहा है, ये दोनों सिक्योरिटी लॉ। और अभी यही दोनों तो पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा मॉडल सेकंड में, जो बच्चा पढ़ रहा है मॉडल सेकंड में, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर। अब अगली क्लास में आरटीए तो होने वाला है ना, अब वहां एक डिपॉजिटरी चैप्टर है अलग से। तो देखिए साहब बोलते हैं इसका मतलब अनलिस्टेड कंपनी में भी अब क्या लगने लगा, थोड़ा थोड़ा सिक्योरिटी लॉ लगने लगा। तो कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत तो होनी होनी है। बाकी सुनिए, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को क्या बोला है, देखो इधर, अब जब भी आप कोई भी ऑफर लाएंगे, क्या लाएंगे, ऑफर क्या करने का, इशू या उल्टा बायबैक। अरे ऑफर इशू का उल्टा क्या होता है, बायबैक। इशू में बेचते हैं और बायबैक में खरीदते हैं। या क्या करोगे, बोनस इशू, या क्या करोगे, राइट इशू। तो याद रखना चारों करने से पहले तुमको एक बात को इंश्योर करना, भाई चारों को टिक लगाया ऐसे जैसे मैंने बनाया, इमोजी बना दो चार को, इमोजी, मेरा इमोजी ऐसा होता है, ठीक है, बना दिया इमोजी। चलो याद रखना आपको इंश्योर करना है कि एंटायर होल्डिंग, एंटायर का मतलब 100%, किसका, ये लो, प्रोमोटर का, किसका, डायरेक्टर का, किसका, केएमपी का, ये सब पहले से डीमेटलाइज्ड हो चुके हों। इसका मतलब समझिए इस बात को, ये 3 लोगों के शेयर्स फिजिकल नहीं हो सकते, इनके तो शेयर्स डीमेटलाइज ही होने चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं क्या चल रहा है सर, अरे डायरेक्टर है, केएमपी है, प्रमोटर है, अपना शेयर फिजिकल में रखना चाहे तो क्या जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो बोला आपको इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स ही होने चाहिए। सुनो तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब देना, बस 1 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दे रहा हूँ। सरकार के पास ज्यादा कंट्रोल फिजिकल शेयर्स पे है या इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स पे? कैसे? फिजिकल शेयर तो मैं शेयर सर्टिफिकेट छपवाऊंगा, दे दूंगा, कौन देखेगा? इलेक्ट्रॉनिक शेयर तो डिपॉजिटरी के थ्रू जाएगा, और डिपॉजिटरी किसका है, सरकार का, दोनों तो सरकारी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। नहीं समझे आप, बात समझ में आ रहा है? अच्छा चलो एक बात इसको और अच्छा करता हूँ, सिंप्लीफाई। कैश खर्च करते हो उस पर सरकार का कंट्रोल है या बैंक से पैसा जाता है उस पर कंट्रोल है? तो डिपॉजिटरी कुछ नहीं होता है, वो सिक्योरिटीज़ का बैंक होता है। तो सरकार का कहना है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनके शेयर्स तो डिपॉजिटरी में ही होने चाहिए और मेरे नज़र में ही होने चाहिए। नहीं समझे? तो क्या करेगा मालूम है, डायरेक्टर अपने आप को शेयर इशू कर लेगा। जब डायरेक्टर गया, अरे शेयर सर्टिफिकेट लाओ, मेरा नाम छापो, छाप दिया, अपने आप को दे दिया, उधर बेच लिया। अब बेचने के बाद बोला कि नहीं तो डुप्लीकेट था। अरे कुछ भी कर सकता नहीं है लोग, इसलिए बोला इनके शेयर्स तो क्या होने चाहिए, डीमैट में ही होने चाहिए, सरकार के नज़र में ही होने चाहिए। बाकी और लोगों को ऑप्शन है, तुम्हारा मन है तो तुम फिजिकल में रखना चाहो तो रीमेटलाइज करके उसको क्या बना लो, फिजिकल। बाकी कंपनी तो तुम्हें देगी इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। कंपनी क्या देगी अब तुमको, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि यहाँ लाइन नहीं देख रहे हो, कंपनी शैल इशू ओनली। पहले पब्लिक कंपनी के लिए, पहले लिस्टेड के लिए था, अभी किसके लिए हो गया, अनलिस्टेड के लिए भी हो गया। चलिए बाकी एक बात बताओ, जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, किसके शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग, क्या उसको डीमेटलाइज करवाओगे? वही लिखा है कि कंपनी मदद करेगी अपने पुराने शेयर होल्डर को कि उनके शेयर्स क्या हो जाएं, डीमेटलाइज हो जाएं। क्लियर है? बाकी एक लॉ है, ये सेबी डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन,
इसमें हाफ ईयरली रिपोर्ट जाता है आरओसी को, वो ऑडिट रिपोर्ट अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी देना पड़ेगा। ये सीएस का ऑडिट है। ये ऑडिट कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी। अब ये ऑडिट जो सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे लग रहा था, अब किस पर लगेगा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे भी लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो हमारे ऑडिट का दायरा बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है? और भयंकर बढ़ा ना, लिस्टेड कंपनी तो बहुत कम है, अनलिस्टेड बहुत ज़्यादा है कि नहीं? ये ऑडिट का अगर मान लीजिए तुम बुरे से बुरे वक्त में भी अगर आप 25,000 रुपया भी फीस लेते हैं, एकदम घटिया, एकदम एकदम अनलिस्टेड, एकदम आलू भालू कंपनी है, 25,000 रुपये भी फीस लेते हैं, और मान लीजिए आपकी 100 क्लाइंट भी हो गई, तो आप देख लीजिए कितना पैसा आ गया सिर्फ इस ऑडिट से। बताओ कितना आ गया? साल में 25 लाख आ गया इससे। 100 क्लाइंट तो बन ही जाते हैं। अरे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी बहुत है ना, लिस्टेड बहुत कम है। बशर्ते देखो जरूरी ये कि इस सारे ऑडिट में सिर्फ सीएस लिखा रहे। अगर ये सीए लिख देंगे तो आधा क्लाइंट कहाँ चला जाता है? सीए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखो भाई, लॉ से सीए को हटाने की जरूरत है नहीं। अकाउंट्स में मैंने बोला क्या? मैंने बोला ना, अकाउंट्स में रहो तुम, साइन हम ऊपर से कर देंगे बस। लेकिन जो लॉ है उसमें तो अच्छा, ये बताइए चैप्टर 3 जो है 2 पार्ट में है। एक तो पार्ट सेकेंड क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। और पार्ट फर्स्ट, तो ये अगली क्लास पार्ट फर्स्ट है क्या? देखो तो कौन सा चैप्टर मुंह दिखा के जा रहा है? देखो कौन भागा? देखो जल्दी पकड़ो कौन सा कौन। अच्छा, तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पब्लिक इशू एंड प्रोस्पेक्टस।